हाँ, मिनरल ऑयल से बाकी है, राइट? हाँ, देखते हैं मिनरल ऑयल्स. It is found in the stratified rock strata containing limestone, shale, etc. तो वो stratified rocks में पाया जाता है, मतलब कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक पाइलअप हो जाएंगे रॉक्स, उसे बोलेंगे stratified rocks. ओके, सो stratified rocks में मिनरल ऑयल पाया जाता है. In ancient times, animals and vegetations were buried in the interior of the earth. मतलब बहुत पुराने टाइम पर एनिमल्स है और जो हमारे प्लांट्स एंड ऑल सब कुछ है वो बरी हो गए थे अंडर दी सॉइल. बरी मतलब जैसे अंदर चले जाएंगे, जैसे हम बरी वर्ड कब यूज करते हैं, दफन करने को बरी बोलते हैं. ओके, मतलब कि जैसे हम प्लांट सीड प्लांट करें तो उसे भी हम बोलते हैं बरी. ओके, मतलब जमीन के नीचे. तो जमीन के नीचे चले गए चले गए चले गए, उसके ऊपर लेयर से लेयर आते गए. उसके बाद क्या हुआ, एंड वेर कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोकार्बन्स, और वही फिर क्या बन गए, हाइड्रोकार्बन बन गए. देन दिस फॉर्म वाज इन ऑलमोस्ट लिक्विड फॉर्म. तो ये किसमें था, लिक्विड फॉर्म में था. ड्यू टू द टेक्टोनिक मूवमेंट्स द लेयर ऑफ दिस फॉर्म्स वेर ग्रेजुअली एलिवेटेड टुवर्ड्स द सरफेस. सो टेक्टोनिक मूवमेंट, जब अर्थ की टेक्टोनिक मूवमेंट हुई, अर्थक्वेक हुआ, ओके, तो ये अपने लेवल पे जहां फंसा हुआ था रॉक्स के बीच में ऑयल, वो या तो ऊपर या तो नीचे आस पास ऐसे घूमने लगा. ओके, मतलब चला गया, मूव कर दिया. देन फिर हमें पता चल गया कि अच्छा यहाँ पर है. सम ऑफ देम वेंट टुवर्ड्स द सी फ्लोर, मतलब थोड़ा ऑयल कहाँ चला गया, सी के फ्लोर पे चला गया, मतलब एकदम बेस पे. ओके, सी के एकदम बेस पे नीचे चला गया. while some strata came up from the interior. और अच्छा, सो दूसरे स्ट्रेटा जो है वो सम कहाँ चले गए, थोड़े चले गए जो सी है, ओशन है, उसके फ्लोर में, और सम थोड़े जो थे वो और ऊपर चले गए या और नीचे चले गए ड्यू टू द टेक्टोनिक मूवमेंट्स. ओके, इन 1866 फर्स्ट ऑयल वेल वाज डग इन आसाम टू फाइंड आउट ऑयल. तो पहली बार 1866, मतलब सोचो 1966 और हम 2023 में है, मतलब 150 इयर्स पकड़ लो अप्रोक्सीमेटली. सो 150 इयर्स बिफोर, सिर्फ 1866, ऐसा नहीं है कि हम पहले से ही है हमारे पास ऑयल. ओके, 1866 में पहला, ये एक मार्क में भी पूछा जा सकता है कि पहला कुआं खोदा गया, वेल. ओके, सो पहला कुआं खोदा गया, वेल खोदा गया, कहाँ पर, आसाम में. ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पे ड्रिल किया गया था और डग किया गया था. तो that you have to write. Okay, after mineral oil was obtained from the मकुम, ये मकुम कहाँ है, आसाम में, जहाँ पे डिग किया गया था. In 1867 more oil fields were also located in different parts of India. तो 1867 में सोचो, अभी तो हम इंडिपेंडेंट भी नहीं हुए. ओके, तब अगर ये मिला तो उसके बाद हमने और आसपास के फील्ड आसाम की और पूरे इंडिया में ही ऑयल ढूंढना स्टार्ट किया. So the oil fields of India are divided into 5 zones. तो 5 जोन में ऑयल फील्ड डिवाइडेड है. कौन से 5 जोन है? ऑयल फील्ड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, मतलब ये जो आसाम और वो बोला ना हमने, वहाँ का, तो नॉर्थ ईस्ट का ऑयल फील्ड. ऑयल फील्ड्स ऑफ गुजरात, गुजरात में पर्टिकुलरली ऑयल्स है. ओके, दहेज, अंकलेश्वर, हजीरा, ओके, और वो साइड जामनगर साइड. ओके, तो ये पूरा, और वो क्या क्या था, गंधार एक जगह है, गंधार. ओके, सो ये सारी जगह है, वहाँ पे ऑयल मिला गुजरात को. तो गुजरात है, नॉर्थ ईस्ट है. ऑयल फील्ड्स ऑफ बॉम्बे हाई, जो हमने बोला कि जो बॉम्बे हाई है, मतलब कि ऑफ शोर जिसे हम बोलेंगे, जमीन पे नहीं, ओशन में. तो मतलब जमीन ऐसे खत्म हो गई, ऐसा समझो वो दूर से घर दिख रहे हैं, वो जमीन वाला है, और हम जो खड़ा है वो ओशन में है. तो ओशन में थोड़ा अंदर जाके, ओके, वहां पे ऑयल मिला. सो बॉम्बे हाई. एंड ऑयल फील्ड्स ऑफ ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट के ऑयल फील्ड्स ऑफ ईस्टर्न कोस्ट, मतलब कि नीचे एकदम. वो नीचे होगी, चाहिए तो देखो, यहाँ है, ये है, ये तो अभी लावा नहीं आने वाली. नहीं लावा नहीं, कहाँ देखोगे, मैम आए या मैम नीचे है? रुको, मैं ले आता, नहीं तो मिलेगी नहीं इसमें.
तो क्या हुआ कि और कौन सी है, ईस्टर्न कोस्ट की, मतलब हमारे पास दो कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट एंड वेस्टर्न कोस्ट। तो वेस्टर्न कोस्ट कौन सा, हमारा ये मलाबार और गोवा और फिर से गोकर्णा और ये पूरा हमारा जो महाराष्ट्र से लेके कर्नाटका और केरला तक ये साइड का है वो वेस्टर्न कोस्ट। और वही ट्रायंगल हमारा जो इंडिया का बन रहा है पेनिनसुलर प्लेट्यू, उसमें ये साइड वाला जो है मतलब कौन कौन, तमिलनाडु और से उड़ीसा और कर्नाटका तो ये साइड है। ओके, मतलब वो साइड भी है कर्नाटका, ये साइड भी है, बट उसका ओशन जहाँ लगता है वो ये साइड में है। ओके, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओके, तो वो सारे वो होंगे, वो कौन से होंगे, ईस्टर्न कोस्ट। तो ईस्टर्न कोस्ट में भी है एंड ऑयल फील्ड्स ऑफ राजस्थान, और राजस्थान में भी है। तो 5 जगह पे मिलता है, ये भी एक मार्क में पूछा जा सकता है, कहाँ कहाँ पे कौन सी 5 प्लेसेस। पहले तो सबसे पहले जहाँ मिला वो लिख दो, तो आसाम, आसाम मतलब क्या, हम लिखेंगे नॉर्थ ईस्ट। फिर दूसरा गुजरात, तो नॉर्थ ईस्ट गुजरात, देन बॉम्बे हाई, थर्ड ईस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट में नहीं मिल रहा, ईस्टर्न कोस्ट। ओके, वेस्टर्न कोस्ट में कौन सा है, बॉम्बे हाई है, वो वेस्टर्न कोस्ट ही बोलेंगे हम। ओके, तो वेस्टर्न कोस्ट में बॉम्बे हाई, ईस्टर्न कोस्ट लिखेंगे और फिर राजस्थान। अंडरस्टूड? ओके, देन ऑयल फील्ड्स ऑफ गुजरात के बारे में हमें देखना है, एक ही मिनट में बुक्स लेके आया। निर्भय ने भी ब्लैक की थी, एक भी पहली आई है। लावन ने ब्लैक होने के देखा तीसरी। तू थोड़ा ना है ना वैसे पूरा फोन करके दिशा फोन करो, मैं कोई ना फोन करो, मैं दिशा का फोन आऊंगा, तुम्हारी दिशा को दिशा का फोन आया तो मैं तो पहिले तो जरा शांत एकदम થઈ જાય તારે જ બાત આજુ જ એ લોકો હું જો મોડો થઈ ગયો ને પાછો હા ખબર હતી એને સવિતા જાણે જ બસ 10 વાગે આવી मैं जाए जन मोड़े हम कोई वाली जने से भाई तो मैं कहता पहले से हम लोग आएगा ऐसे ने पासे लेता है ना એટલે દિશાની પૈસા બસ दिया तो पासा क्या नहीं એટલે એ ફોન લાવી ને ત્યારે ઓમેનો ફોન કર્યો કેપિટલ પાસે ઉભા તો મેં કીધું વાત પછી ચાલો આપણે ના કરે ટ્રેનિંગ ઓમે આવી પૈસા લઈને સર તો અમે તને સતત ભરી મેં ફોન તો મિસ કોલ છે તારા એ પણ પ્રાઇવેટ પર હોય કે ટ્યુશન માં હતો પણ પ્રાઇવેટ પર હતો दिस है जैसे कि दिशा मैंने 10 ने 6 के 3 करे थे निकला 3 मिस्ड कॉल्स है दिशा में किधर गए तो कंटिन्यूअसली फोन करे ऊपर आना चाहता है हमें इसने की कुछ फेड है तो ये भी दूर करो मैं दिशा ने मैसेज में પછી દિશા નો ફોન આવ્યો 9 વાગે ફોન આવ્યો અહીં ब्लैक की तो तूने वो मत ब्लैक पेज ये तो अंदर ब्लैक पेज ना अभी वाली ब्लैक पेज की चट्टी ना पे पहले लो आज में पढ़ो नहीं करवाना वो शाम से हाँ चलो बता क्या हुआ मुझे बताओ नहीं हाँ so oil fields of Gujarat. After the independence, oil was first struck at Lunaj of Kheda, now in Anand district, in 1958. तो इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ ऑयल मिला। लूनेज मतलब वो है आनंद डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे हम डाकोर जाते हैं ना, तो वो आनंद डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे अमूल है पूरे वर्ल्ड फेमस मिल्क। हाँ, सो वहाँ पर पहले मिला लूनेज में। ओके, आनंद मत लिख देना, आनंद तो डिस्ट्रिक्ट का नाम है, जगह का नाम है लूनेज ऑफ खेड़ा, अभी वो आनंद डिस्ट्रिक्ट में है। देयर आफ्टर ऑयल वॉज फाउंड एट अंकलेश्वर, मेहसाणा, कलोल, नवागाम, कोसंबा, साणंद, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, भरूच एंड भावनगर। देखो कितनी सारी जगह है, और इतनी सारी जगह में मेजरली यू कैन सी साउथ इंडियन बेल्ट है।
साउथ इंडियन बोल रहा हूँ, साउथ गुजरात बेल्ट है। साउथ गुजरात बेल्ट मतलब अहमदाबाद से लेके वापी तक, ओके, ये पूरा एक लाइन है। बाकी गुजरात जो ऐसे ऐसे हम बनाते हैं तो वो वाला एक अलग, और ये अहमदाबाद से लेकर के वापी तक ऐसे एक सीधी लाइन ही है, ओके। तो देखो सब कुछ आ गया, जैसे वहाँ से स्टार्ट करें अहमदाबाद आ गया, फिर अहमदाबाद के बाद आ गया वडोदरा, अहमदाबाद में ही गांधीनगर, फिर वडोदरा के बाद भरूच, फिर भरूच के बाद अंकलेश्वर, ओके, अंकलेश्वर के बाद कोसंबा, ओके, फिर साणंद, सब कुछ लाइन में ही है, ओके। नवागाम तो मतलब ये अपना डैम वाला जगह, ओके, नवागाम डैम भी बोलते हैं उससे, तो वही सरदार सरोवर है। तो इतनी सारी जगह पे ऑयल हमें मिला। नाउ मिनरल ऑयल रिफाइनिंग, तो ये जो ऑयल मिला उसको रिफाइन भी करना पड़ेगा, ओके। सो इन इंडिया द रिफाइनरीज आर लोकेटेड एट, कहाँ रिफाइनरीज है? गुवाहाटी में है, बराउनी, कोयाली, कोची, चेन्नई, मथुरा, कोलकाता एंड हल्दिया, ओके, यहाँ पर रिफाइनरीज है। द लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ द वर्ल्ड, पूरे के पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी रिलायंस जामनगर, ओके, वो गुजरात में है। पूरे वर्ल्ड की बिगेस्ट, हाँ, नॉट इंडिया की, नॉट एशिया की, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी है जामनगर में, ओके, पूरे वर्ल्ड की। ये क्वेश्चन केबीसी में भी आ गया था, ओके। सो ये भी 1 मार्क में पूछा जा सकता है। देन नेचुरल गैस, इतनी बड़ी रिफाइनरी है कि मतलब तुम देख ही नहीं सकते वॉक करके, तो वॉक करके क्या, साइकिल पे और बाइक पे देखोगे तो भी बहुत दिन लग जाएंगे पूरी घूमने के लिए, ओके, बहुत दिन, मैनी डेज, ओके, पूरा मंथ भी चला जाए ऐसे सब कुछ अगर देख रहे हो तो। इतनी बड़ी जगह ही इतनी बड़ी ले ली है, ओके, और फिर अब बिजनेस कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी, मतलब यू कैन इमेजिन, नॉट गुजरात, नॉट ओनली इंडिया, नॉट ओनली एशिया ऑल्सो, ऐसा भी नहीं कि एक कॉन्टिनेंट का, पूरे वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट रिफाइनरी है जामनगर। तो मतलब तुम जाओ ना, अगर द्वारका जाओ ना, तो रोड जब ऐसे लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसे आता है तो बोर्ड धीरूभाई अंबानी का ऐसे बहुत बड़ा सा फोटो लगा हुआ होता है, वेलकम टू द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी रिलायंस जामनगर, ऐसे बोर्ड लगा हुआ। यू विल फील दैट प्राउड, ओके, तुम्हें ऐसे प्राउड, सिर्फ पढ़ने से ही, वो देखने से ही, वो एक नज़ारा देखने से ही, जैसे कि तुम इस साइड से आओ अगर रात को कभी ट्रेन में या फिर बाइक पे कहीं पर भी, तो जेएनएफसी और वो वाला एरिया देखना, एकदम लाइटें दिखती है, इंडस्ट्री की लाइटें, कहीं धुआं निकल रहा है और कहीं बहुत सारी रेड एंड येलो लाइटें दिखेगी अगर ट्रेन से आओ तो, और हाईवे से आओ तो, ओके। तो वो दिखाता है कि इंडस्ट्रीज है, रात को भी चल रहा है, मतलब लाइटें ऑन है, मतलब रात को भी यहाँ पे काम हो रहा है। और ये भी ऐसी जगह है, तो इफ़ यू सी तो यू विल फील दैट प्राउड, ओके। तो यार क्या बात है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऐसे। फिर आता है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज एसोसिएटेड विद द मिनरल ऑयल, जहाँ पे मिनरल ऑयल मिलेगा उसी के ऊपर नेचुरल गैस मिलेगा। नेचुरल गैस मतलब कौन सा, हमारे घर में जो आता है वो, ओके, जो हम जिससे खाना बनाते हैं, दैट इज नेचुरल गैस, जिसको हम नाम देते हैं PNG, पाइप्ड नेचुरल गैस, ओके। पाइप में आता है इसलिए पाइप नेचुरल गैस। गाड़ी में जो भराते हैं वो है CNG, तो दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस ही है लेकिन उसको कंप्रेस किया है, ये पाइप में आता है इसलिए बोलते हैं हम पाइप्ड नेचुरल गैस, है नेचुरल गैस ही। तो जहाँ पे मिनरल ऑयल हो वहीं पे नेचुरल गैस भी मिलता है, ओके। अकेले भी मिलता है लेकिन मेजरली जहाँ मिनरल ऑयल हो उसके ऊपर नेचुरल गैस ही होता है, लाइक, ओके। सो इट इज सेपरेटेड फ्रॉम इट, इट इज चीपर एंड कंसिडर्ड टू बी नॉन पॉल्यूटेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये नॉन पॉल्यूटेंट है, मतलब इससे जो कार्बन इमिशन होंगे, जो गैसेस प्रोड्यूस होंगे, वो एनवायरनमेंट के लिए इतने हैजार्डियस नहीं है। जैसे ऐसा समझो कि तुम पेट्रोल या डीजल ऑपरेटेड व्हीकल चला रहे हो, पेट्रोल या डीजल, उससे जो एग्जॉस्ट गैसेस प्रोड्यूस होंगे वो जो कार्बन इमिशन देंगे एटमॉस्फेयर में, उससे बहुत कम क्वांटिटी में CNG देगा, ओके। सो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट प्रीफर, फिर गवर्नमेंट बसेस भी डीजल से चलने वाली थी और अभी आज की डेट में 99% ऑफ द गवर्नमेंट बसेस सारी हो गई है CNG ऑपरेटेड, ओके। एटलीस्ट फॉर गुजरात आई कैन टेल, ओके, कि 99% कौन सी हो गई है, CNG ऑपरेटेड। अब नेक्स्ट 5 ईयर के लिए गवर्नमेंट का एम है कि ऐसे ही 99% बसेस जो है गवर्नमेंट की वो हो जाएगी बैटरी ऑपरेटेड, इलेक्ट्रिकल,
ओके, सो उसको चार्ज करके ही डायरेक्टली जाना है। तो मतलब पहले पेट्रोल डीजल में बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट पॉल्यूशन, फिर सीएनजी में थोड़ा और कम पॉल्यूशन, और इलेक्ट्रिकल आ गया तो पॉल्यूशन ही नहीं, क्योंकि एग्जॉस्ट गैस निकलने वाला ही नहीं है। तो तुम तो डायरेक्टली ऐसे प्लग में, जैसे मोबाइल हम चार्ज करते हैं, अभी मोबाइल चार्ज हो रहा है तो कहाँ पॉल्यूशन हो रहा है, तो मोबाइल चार्ज हो रहा है। ओके, लाइक दैट। वैसे बैटरी चार्ज हो रही है, लाइक दैट, अंडरस्टूड। तो वैसा गवर्नमेंट का प्लानिंग है। These reserves of natural gas in our country are found in खंभात बेसिन, कावेरी बेसिन, जैसलमेर, राजस्थान। तो यहाँ पे खंभात में जो गुजरात में है वो, देन कावेरी बेसिन एंड जैसलमेर बेसिन। खंभात मतलब कौन सा, ये जो हमारा ये जो एरिया बन रहा है ना ओशन और इसके बीच में, दैट इज खंभात। ओके, बे ऑफ खंभात। ओके, इसको ये जगह को क्या बोलते हैं, बे ऑफ खंभात, इसे बोलते हैं बे ऑफ खंभात। तो खंभात बेसिन, कावेरी बेसिन एंड जैसलमेर राजस्थान, यहाँ पर नेचुरल गैस मिलता है। अंकलेश्वर ऑफ गुजरात, अगेन यही आया। अंकलेश्वर मतलब डोंट थिंक के अंकलेश्वर मतलब यहाँ पे जो है अंकलेश्वर, दैट अंकलेश्वर, वही अंकलेश्वर की बात चल रही है, बट हम अंकलेश्वर सिटी को पहचानते हैं। अंकलेश्वर के छोटे छोटे गांव में पर्टिकुलरली खेत है, और थोड़ा रिवर और थोड़ा हम ओशन साइड जाए, वहाँ पर हम ड्रिल करके, नीचे ड्रिल करके, जैसे यहाँ ड्रिल करके हम कैसे पानी निकालते हैं, 100 फीट 120 फीट बोरवेल करके हम ड्रिल कर रहे हैं ना, बोरवेल डालना हो तो ओके, तो वो हम पानी निकालते हैं, तो वहाँ पर उससे भी ज़्यादा ड्रिल कर कर ऑयल निकालते हैं बाय द सेम वे। फिर एक बार तुम्हें ऑयल मिल गया तो वहाँ पे जैसे हमने यहाँ बोरवेल पानी का लगाया हुआ है, वैसे वहाँ पे एक पंप लगा दो जिससे ऑयल पंप होगा, तो कंटिन्यूअसली ऑयल बाहर आता जाएगा। वो ऑयल बाहर आया, उसको भरना है अच्छे से डब्बे में, वो डब्बा, वो बॉक्स जाएगा डायरेक्टली ट्रेन में, और ट्रेन में से जाएगा डायरेक्टली जामनगर, और वहाँ पे रिफाइन होगा। रिफाइन के बाद उसकी जैसी जैसी नेसेसिटी होगी, जैसे जैसे डिमांड होगी, वैसे पूरे इंडिया में भेज दिया जाएगा, बेचा जाएगा। अंडरस्टूड। तो ये पूरा प्रोसेस है। अंकलेश्वर ऑफ गुजरात इज कंसिडर्ड टू हैव द लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व। तो अंकलेश्वर जो है वो लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व माना जाता है। लार्जेस्ट, पूरे इंडिया का लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व कौन सा माना जाता है, अंकलेश्वर गुजरात। सोचो, नेचुरल गैस सबसे ज़्यादा अंकलेश्वर गुजरात। ऑयल रिफाइनरी सबसे बड़ी वर्ल्ड की, दैट इज जामनगर गुजरात। तो सोचो, दैट्स वाई जो इंडस्ट्रीज है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, ONGC है, ओके, वो इतने सालों से पीक पे ही चल रही है। ओके, क्यों? क्योंकि पेट्रोल डीजल और पेट्रोलियम की, नेचुरल गैस की डिमांड तो कम नहीं होने वाली है। हाँ, हम इलेक्ट्रिकल पे चले जाएंगे धीरे धीरे, बट वो तो धीरे धीरे की बात है ना भाई। सबको, अभी मुझे भी पता है कि चलो इलेक्ट्रिकल व्हीकल यूज करना चाहिए, तो मेरे पास तो सारी पेट्रोल बेस्ड ही गाड़ी है, और से CNG है, 4 व्हील है, तो इलेक्ट्रिकल क्यों नहीं है? क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट करने का पैसा भी तो होना चाहिए। हम जो बेनिफिट है वो बेनिफिट एक्सेप्ट करते हैं, हमें चाहिए भी बेनिफिट्स, बट क्यों फिर ऐसे बेनिफिट्स हो तो पूरी दुनिया, फिर पूरे सारे इंडिया में ही सोलर पैनल डाल देंगे, सारे इंडिया में ही फिर बैटरी, ये बनाओ ही मत गाड़ियाँ, ओके, बनाओ ही मत, बैटरी ऑपरेटेड बनाओ, जो भी गाड़ियाँ बनानी है बैटरी ऑपरेटेड बनाओ, पेट्रोल डीजल वाली बनाओ ही नहीं। लेकिन फिर वो ही बनाएंगे तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उतनी कॉस्ट कोई पे भी नहीं करेगा। कोई बोलेगा कि भाई सपोज तुम्हें 1 लाख रुपीज़ की एक्टिवा है और 1.6 लाख रुपीज़ की वो ओला है, तो फिर वो बोलेगा भाई 1 लाख की एक्टिवा ही लेते हैं, क्यों 60,000 ज़्यादा पे करने हैं? ओके, 60,000 ज़्यादा क्यों पे करे? तो फिर बोलेंगे अरे फिर उसमें तुम्हें पेट्रोल नहीं डालाना है ना, वो तुम्हें चार्ज करना है। तो बोले चार्ज करेंगे तो भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो आएगा ही, और ये 60,000 रुपये ज़्यादा है, तो मतलब मैं वीक में एक बार पेट्रोल भरा है हम 100 रुपीज़ का, सिर्फ 100 रुपये का वीक में एक बार पेट्रोल भरा है हम, तो भी 4 वीक का कितना हो गया? 400। ओके, सो 500 पकड़ लो, तो एक महीने का हो गया 500, तो 12 मंथ का कितना हो जाएगा? 6,000। मतलब एक साल का होगा 6,000, तो 10 ईयर्स का होगा 60,000। मतलब ये जो तुम 60,000 रुपीज़ बचा रहे हो कि भाई वो ओला ना लेकर के हम एक्टिवा ले लेते हैं, तो 60,000 मेरे बच गए, तो वो 60,000 से पेट्रोल तुम भरा सकते हो कितने साल तक? 10 साल तक। अब शायद 10 साल से पहले वो ओला तुम्हारी बिगड़ गई तो तुम लॉस में चले गए, जिसने ओला ली थी,
तो लॉस में चले गए, लेकिन वो एक्टिवा अभी भी चल रही है। ये सब कैलकुलेट करना होता है। हमें तो लगता है कि हाँ ये तो चीपर है बट कब तक चीपर है? ओके, तुम्हारा कंजम्पशन कितना है, कितना तुम रोज घुमाते हो। ये तो एग्जाम्पल लिया हमने वीक का एक बार का पेट्रोल 100 रुपीज का, ज्यादा कर दिया तो 100 रुपीज मतलब 30 की एवरेज होगी तो 30 किलोमीटर चलेगी। ओके, और 40 की एवरेज होगी तो, क्योंकि 100 रुपीज आसपास ही लीटर चल रहा है, 40 की एवरेज होगी तो 40 रुपीज जैसे 40 किलोमीटर जैसा चलेगा। तो ये तो हमने एवरेज बोल दिया कि 60,000 रुपए सिर्फ पेट्रोल के होते हैं, और सॉरी 6,000 रुपए सिर्फ पेट्रोल के होते हैं पूरे साल के, क्योंकि हमने 4 की ना 500 रुपीज, तो 500 रुपीज 4 वीक्स मतलब कितने हुए 2000 रुपीज। तो एक नहीं तो हमने क्या कर दिया 2000 रुपीज हुए एक मंथ के। ओके, एक मंथ के 2000 हुए तो 12 मंथ के कितने हो गए 60,000 हो गए, नहीं 2000 हुए थे ना, एक मंथ के कितने हुए 2000 हुए। हाँ, तो 12 मंथ के 24,000 हुए। अभी हमने 6 गिने, क्यों मैंने 12 5 जा 60 कर दिया। यस, तो वो तो वीक का है बट 12 वीक थोड़ी है, 52 वीक्स है पूरे साल में। ओके, तो वो थोड़ा मैंने इंटरचेंज कर दिया, मतलब 24,000 रुपीज हुए। तो 24,000 रुपीज 25 गिन लो, चलो। ओके, तो 20 गिन लो, 24 भी नहीं, थोड़ा कम 20 गिन लो, तो भी 20 मतलब 3 साल में तुम्हारा वो जो 60,000 है वो स्पेंड हो जाएगा रफली 3 साल में। अभी हमने थोड़ा रॉन्ग कैलकुलेशन कर लिया, 10 ईयर नहीं, कितने 3 ईयर्स, मतलब 3 साल के बाद अब जितनी भी तुम वो ओला घुमाओ तो वो क्या हो गई, फ्री हो गई, कि मतलब तुम्हारी गाड़ी 3 साल में तुम्हारी गाड़ी के पैसे वसूल हो गए, ऐसा बोल सकते। तो ये सब कैलकुलेट करके परचेस करना है। चलो, अब ये सारे कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज थे, अब कौन से हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, मतलब कि जो अभी हम पहले से, कन्वेंशनल मतलब जो पहले से यूज करते आ रहे थे, दैट इज नॉन रिन्यूएबल। कन्वेंशनल मतलब वही, और नॉन कन्वेंशनल मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। और जो कन्वेंशनल थे उसको हमने एक और वर्ड भी बोला था, कौन सा था वो, कमर्शियल। Okay, so conventional, commercial and non-conventional, non-commercial. So resources like coal or mineral oil are available in limited quantity. Attempts have started to conserve them for a long time. तो अब मेथड स्टार्ट हो गया है कि लॉन्ग टाइम तक हम उसको क्या करें, कंजर्व रखें। सो विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोगैस, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी आर इंक्लूडेड एज अल्टरनेट रिसोर्सेज। दीज ऑल आर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, sometimes identify them as inexhaustible resources। देखो एक और नाम आया, ओके, inexhaustible। inexhaust मतलब खत्म हो जाना, तो inexhaustible मतलब जो खत्म ना हो। जैसे कि सोलर एनर्जी तो हम बोल देंगे inexhaustible, क्यों, क्योंकि हम जब तक जी रहे हैं तब तक तो सन जिएगा ही, हम जब तक है तब तक तो सन है ही, हम जब तक है तब तक वाटर है ही, हम जब तक है तब तक विंड है ही, हम जब तक है तब तक ओशन है, ओशन में वेव्स भी आते रहेंगे, हम जब तक है तब तक अर्थ भी है। कुछ होगा तो हमें ही होगा ना भाई, उनको तो कुछ नहीं होने वाला, उनकी लाइफ तो रहने ही वाली है, डेथ हमारी ही होगी। ओके, सन तो रहेगा ना, सन की एज अभी है 4.5 × 10⁹ ईयर्स, और अभी सन अपनी मिडल एज में है, मतलब ऐसा समझो 100 ईयर्स का सन का लाइफ है, तो सन के 50 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं और बाकी के 50 बाकी है। बट ये तो कहने की बात है, सन का एक्चुअल में कितने 50 ईयर्स मतलब आधी जिंदगी, तो आधी जिंदगी में सन के कितने ईयर्स हुए 4.5 × 10⁹ 9 इतने साल हो गए और अभी इतने साल बाकी है। 10⁹ 10⁻² मतलब 100 ईयर्स होते हैं, 10⁵ ईयर्स मतलब 1 लाख ईयर, 10�7 मतलब 1 करोड़, 1 करोड़, और 10⁹ मतलब 100 करोड़। ओके, तो 100 करोड़ इंटू 4.5 मतलब 450 करोड़ ईयर्स बचे हैं, तब जाके सन की डेथ होगी। 450 करोड़ ऑफ ईयर्स। ओके, तो हम समझ गए ना आगे क्या डिस्कस करें। सबकी एज होती है। ओके, अभी जैसे हमने बताया कि हम बाहर दूसरी बात कम करेंगे, बट ये एज होती है सबकी। ओके, सबकी, जैसे कि हम बोलते हैं कि प्लांट है तो प्लांट की एज छोटी होती है, एक मच्छर है तो मच्छर की एज कितनी छोटी होती है, डॉग की अलग होती है, एलिफेंट की अलग होती है, सबकी अलग अलग होती है। वैसे ह्यूमन की पहले थी 100 ईयर्स, पहले मतलब हमारी जनरेशन से पहले वाली जनरेशन या उससे भी पहले जनरेशन, उनकी 100 ईयर्स थी।
वैसे पीछे देखा जाए तो बहुत बहुत सालों तक जीते थे लोग, बहुत सालों तक। ओके, हाइट भी हमसे बहुत ज्यादा थी। अगर तुम स्क्रिप्चर्स पढ़ो तो स्क्रिप्चर्स हम देखे तो तुम्हें पता चलेगा दुर्योधन, भीम, कर्ण, भीष्म पितामह, उनकी हाइट मतलब कितनी, 10 फीट, 20 फीट। सोचो 20 फीट, 20 फीट मतलब ये रूम से भी बड़ी। ये रूम 10 फीट का है, ये रूम 10 फीट का है, तो 20 फीट मतलब ये रूम से भी बड़ी। वैसी वैसी हाइटें थी उनकी, सोचो। तो हम जो विजुलाइज कर रहे हैं ना, जैसे अभी शायद तुमने वो देखा हो, क्या आया था वो, आदि पुरुष मूवी। ओके, तो उसमें रावण दिखाया था, देखा था, मतलब राम जी भी उसके सामने थे, तो रावण की हाइट उससे डबल या ट्रिपल थी। डबल या ट्रिपल मतलब रावण सपोज ये रूम जितना है और राम जी इतने हैं, तो उसकी हाइट थी उतनी। हनुमान जी तो भाई मन मर्जी के मालिक है, छोटा हो तो मच्छर जितने भी हो जाते हैं, और बड़ा होना हो तो हम देख नहीं पाएंगे, लेकिन वो बड़े ही होते जाएंगे। ये सब साइंस है, साइंस से होता है ये सब। ओके, साइंस मतलब वैसे करना पड़ेगा हमें फिर एक बोलेगे ये डायरेक्शन में चलते रहो, तुम भी ये बन जाओगे। बट फिर हम बोलेंगे नहीं, थक गए यार, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अरे तो थोड़े टाइम थोड़ी करना है, बहुत लॉन्ग टर्म करेंगे तब जाके मिलेगा। ओके, 1-2 साल में कुछ नहीं होगा, 1-2 साल, 3 साल, 5 साल में होगा, कुछ होगा। बट जो चीज़ हम सोच रहे हैं कि भाई मुझे 1 साल में हनुमान जी जैसे पावर आ जाए, 1 साल में कैसे आ जाए भाई? कुछ किया है, कुछ उखाड़ा है तुमने हनुमान जी जैसा, तो 1 साल में ऐसे पावर मिलेगा। ओके, तो पहले तो वैसा बनना पड़ेगा, वैसे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे धीरे धीरे धीरे। तो किसी जन्म में, इस जन्म में इस जन्म में नहीं, किसी और जन्म में कभी हम वो लेवल तक पहुंच सकते हैं। देखो ये लाइन में, ये डायरेक्शन में आगे बढ़े तो जहां तक तुम पहुंचे ना नेक्स्ट लाइफ में, वहीं से स्टार्ट होता है। पढ़ाई में ऐसा नहीं होता, अभी पूरा पढ़ लो, तुम डॉक्टर बन जाओ, फिर नेक्स्ट लाइफ में फिर से ही पढ़ना है लोअर केजी से। ओके, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड, फिर से पढ़ना है। स्पिरिचुअल लाइन में ऐसा नहीं है, वो लेवल जहां तक तुम पहुंच गए, तुम्हारे कॉन्शियस लेवल पे सपोज तुम पहुंच गए 5th स्टैंडर्ड में, तो नेक्स्ट ईयर में तुम्हारी कॉन्शियस लेवल 6th स्टैंडर्ड की ही होगी स्पिरिचुअली अगर देखा जाए तो। कि तुम 6 पूरी लाइफ तुम 6 में रहोगे, या 6 से आगे बढ़ के 7th में भी चले गए, या बहुत आगे बढ़ के 8-9 में भी चले गए। पूरी लाइफ मेहनत करोगे तब, अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से। इसीलिए तुमने देखा होगा कि जो कई ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, कि छोटी एज में भी एकदम मतलब जो बड़े भी ना कर सके वैसा गाना गाते हैं, जो बड़े ही ना कर सके वैसे डांस करते हैं, जो बड़े याद ना रख सके वैसी चीज़ें याद रख लेते हैं। ओके, कितनी सारी ऐसी कैपेबिलिटीज होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले उतनी मेहनत की है। पहले मतलब नॉट 3 साल के तो कब मेहनत की है, पहले की बर्थ में मेहनत की है। बहुत डीप है सब, ऐसा बहुत कुछ है, खत्म ना हो वैसा है। हमें एसएसटी को कंप्लीट करना है। चलो, सो एक और नाम आ गया है इनएग्जॉस्टिबल। वो इनएग्जॉस्टिबल है हमारा ये जो ज्ञान है, स्पिरिचुअल नॉलेज, वो इनएग्जॉस्टिबल है, खत्म ही नहीं होगा। ओके, तो रिन्यूएबल एनर्जी जैसा है। तो ये एक और नाम आ गया, याद रख लेना, मतलब खत्म ना हो उसे बोलेंगे इनएग्जॉस्टिबल। तो मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव टेकन स्टेप्स इन द डायरेक्शन। तो भाई यही डायरेक्शन में बहुत सारी कंट्री ने एफर्ट्स लिए हैं। कौन कौन सी कंट्रीज? यूएस, रशिया, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड्स एंड जापान आर एडवांसिंग इन दिस फील्ड इफेक्टिवली। तो ये सारी कंट्रीज बहुत अच्छे से काम कर रही है कि भाई उनके पास जितना ऑयल, नेचुरल गैस सब कुछ है वो संभाल के रखे, और बाकी सब पे उसके ऊपर डिपेंड रहे, मतलब विंड पे डिपेंड रहे, सोलार पे डिपेंड रहे। ओके, वो लोग, ये सारी कंट्रीज ट्राई कर रही है, हम भी ऐसे ट्राई कर रहे हैं ही है, बहुत अच्छा ट्राई कर रहे हैं। चलो, इन 1981 कमीशन फॉर एडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, नाम याद रखना है, फुल फॉर्म याद रख लो, केस मतलब कमीशन ऑफ एडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एडिशनल मतलब और ज्यादा सोर्सेज ऑफ एनर्जी was established in India। केस कब एस्टैब्लिश हुआ था इंडिया में? केस का फुल फॉर्म बताओ और ईयर बताओ कब एस्टैब्लिश हुआ था। 1 मार्क तो ऐसे पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है, जेडा। ओके, गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ओके, गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इज वर्किंग इन दिस डायरेक्शन। तो भाई
ये गुजरात की है और वो पूरी इंडिया की है। तो स्टार्ट करते हैं हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। सबसे पहला है सोलर एनर्जी। सन इज कंसिडर्ड टू बी द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। सबसे बड़ा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है? सन। हम बोलेंगे सर इलेक्ट्रिसिटी भी तो है। इलेक्ट्रिसिटी आई कहाँ से? कोई एक पर्टिकुलर फ्यूअल को तुमने कंज्यूम किया, या फिर सोलर एनर्जी लाए, या सोलर एनर्जी मतलब सन के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। ओके, विंड, तो विंड भी एक्चुअली सन के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर सन ना हो तो विंड एनर्जी भी नहीं है। कैसे? वो बाद में कभी सोचना था। अगर सन नहीं है तो विंड एनर्जी भी नहीं है। अब विंड का और सन का क्या लेना देना, वो 10th में कभी सोचना तुम, 10th के बाद। ओके, विंड का और सन का क्या लेना देना, क्योंकि बता देता हूँ कि सन जो है, सन जब गिरेगा विंड पे, ओके, तो एयर पे गिरेगा तो एयर का टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। तो डेंसिटी कम होगी तो ऊपर जाएंगे, डेंसिटी ज्यादा होगी तो नीचे जाएंगे। तो कहीं पे सन के रेस डायरेक्ट गिर रहे हैं जैसे कि इंडिया पर, ओके, तो यहाँ पर एयर ज्यादातर क्या जाएगी? ऊपर जाएगी, क्योंकि गर्म होगी तो ऊपर जाएगी। और कहीं पे इनडायरेक्ट रेस जा रहे हैं, इंक्लाइन रेस जा रहे हैं, वहां पे मतलब कंपेयर टू इंडिया ठंड होगी, मतलब उतना डेंस रहेगी वहां पर एयर। वो डेंस रहेगी तो वो नीचे रहेगी, मतलब वो ऊपर जा रही है फिर वो नीचे जा रही है, और ऐसे ऊपर नीचे करके रोटेशन चलता रहता है। इसीलिए तो सन नहीं है तो विंड एनर्जी भी नहीं है। एयर तो होगी बट वो फ्लो नहीं करेगी। वो एयर फ्लो करती है तब उसको विंड बोलते हैं। एयर तो यहाँ भी है, पूरे रूम में भी एयर है। विंड है ऐसा नहीं बोल सकते। विंड मतलब मूविंग एयर, और एयर मतलब तो एयर, गैसियस फॉर्म। अंडरस्टूड? सो सन इज कंसिडर्ड मेन सोर्स ही, मतलब कोई भी तुम हम बोलो सर हमें तो खाना खाने से एनर्जी मिलती है, तो खाना आया कहां से भाई? सन नहीं होगा तो खाना नहीं बनेगा। ओके, मेन सोर्स ही है सन। इट इज विजिबल ड्यूरिंग द मोस्ट ऑफ द डेज ऑफ द ईयर। भाई ज्यादातर डे ये विजिबल रहता है। कई ऐसी जगह है वर्ल्ड की, एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट और वहां पर, कि सन दिखाई नहीं देता, क्योंकि ऐसे कोने में है वो। जैसे अभी हमारा वो जो चंद्रयान 2 गया था ऊपर मून पर, ओके, चंद्र पर मतलब, तो ऐसी जगह पे लैंड किया है, वहां पे आज तक कभी सोलर रेज नहीं आई। सोचो, मून पे भी ऐसी जगह है जहां पर आज तक सोलर रेज आई नहीं, फिर भी वहां पे बर्फ नहीं है। नहीं तो गर्मी नहीं है तो बर्फ होनी चाहिए। तो चांसेस लग रहे हैं, इसीलिए तो हमने वहां पे लैंड करवाया है चंद्रयान। सब लोग यहाँ पे किसी ने लैंड नहीं करवाया था साउथ पोल पर, ओके, सब दूसरे नॉर्थ पोल साइड ही, अमेरिका, रशिया, जितने भी लैंड करवाया है मून मिशन, वो दूसरे पोल पे, नॉर्थ पोल पे करवाया था। हमने साउथ पोल में, हम पहली कंट्री है वर्ल्ड में जिसका सैटेलाइट साउथ पोल पे लैंड किया। क्यों? क्योंकि नॉर्थ पोल का तो सब रिसर्च कर चुके हैं, मतलब ऑनगोइंग ही है, लेकिन दूसरी कंट्रीज थोड़ा बहुत भी आगे बढ़ चुकी है। साउथ पोल में हम पहले हैं, हम जो बोलेंगे दैट इज फाइन, क्योंकि हम पहले हैं, हमने पहले देख लेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये सूखी हुई नदी जैसा है, मतलब सालों, अभी नहीं है, सालों पहले तो पानी था यहाँ पर, अभी पानी नहीं है, बट कभी ना कभी तो हुआ होगा। इसीलिए तो जैसे कि रिवर हो तो रिवर में पानी ना हो तो कैसे सूख जाती है, बट एटलीस्ट वो जगह देख के तुम बोल दोगे कि शायद यहाँ से पानी पास हुआ है, ओके, वो तो पता चलता है ना। तो दैट इज द थिंग, वैसा सोच सकते हैं, ओके, सब जगह वैसा ही है। तुम कहीं पर भी, कोई भी प्लेनेट पर भी जाओ तो हम विजुअलाइज कर सकते हैं, अच्छा यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा, लाइक सब कुछ होगा पे है। प्रूफ कौन देगा भाई? आज से अभी हम बोलेंगे कि भाई पेट्रोल कैसे बना, कोल कैसे बना, तो हमने थियरी बनाई, बोला कि भाई 500 मिलियन ईयर्स पहले ऐसा 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 हुआ होगा, इसलिए ऐसा हुआ। क्यों? क्योंकि कोई अभी हमारे पास है ही नहीं, मतलब कोई डायरेक्टली बातचीत करने वाला कोई नहीं है कि भाई बताओ 500 ईयर्स पहले क्या हुआ था, सो दैट हमें पता चले। तो ये हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल से हमने ऑब्जर्व किया है। सो द बायोस्फीयर ऑन द अर्थ थ्रॉब्स ड्यू टू द सोलर एनर्जी, मतलब जो भी बायोस्फीयर है, जिंदा है, ओके, वो सोलर एनर्जी की वजह से ही है। इंडिया हैज प्रोग्रेस्ड वेल ड्यू टू सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी। भाई इंडिया ने सोलर की वजह से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पूरे पूरे सोलर प्लांट है, मतलब पूरी, जैसे कि एक कहाँ का रास्ता है, आई थिंक
ये यहाँ से ही जाएंगे ना, यस, तो यहाँ से जाएंगे तो शुक्ल तीर्थ पहुँचेंगे, लेकिन वो नारेश्वर साइड जाने वाला रास्ता है, वहाँ पे हमारी कंपनी है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट की कंपनी है। तो एक पूरी बैरन लैंड है, खेत है, और खेत में एक जगह है बैरन लैंड, वहाँ पे कुछ नहीं होता। तो वहाँ पे पूरी लैंड में, मतलब तुम वहाँ खड़े रहो और ऐसे देखो ना, तो पूरी लैंड में सोलर पैनल सोलर पैनल सोलर पैनल, इतना ज़्यादा। मतलब ऐसे तुम यहाँ खड़े हो, ऐसे देखोगे ना तो सब जगह सोलर पैनल, सब जगह। मतलब तुम्हें एक जमीन का टुकड़ा नहीं दिखाई देगा, पूरा खेत, ऐसे खेत खेत खेत, जहाँ देखो वहां पे ऐसे पैनल 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 पैनल, एक भी टुकड़ा नहीं दिखाई देगा। ओके, इतनी ज्यादा सोलर पैनल। तो ये कैनल वाला रास्ता, हाँ वही कैनल वाला रास्ता है नारेश्वर के पास, नारेश्वर जाते समय भी दिखेगा। ओके, सो दैट इज NTPC, गवर्नमेंट का है। सो वहाँ पे इतना ज़्यादा सोलर पैनल पावर्ड, सोचो कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। ओके, फिर पहले ये देखो गुजरात के साइंटिस्ट, ओके गुजरात के साइंटिस्ट के हमारा सरदार सरोवर डैम, यहाँ से पानी जाता है नॉर्थ गुजरात, कच्छ, राजस्थान, नर्मदा का पानी राजस्थान और नॉर्थ गुजरात तक जाता है। कैसे? कैनाल थ्रू। तो एक जगह है ऐसी, मतलब कैनाल तो तुमने देखी होगी, कैनाल मतलब ऐसे सीमेंट कंक्रीट से बना देते हैं एक पर्टिकुलर शेप, उसमें से पानी बहता बहता, उसमें कुछ धक्का नहीं मारना पड़ता पानी, वो स्लोप ही ऐसा देते हैं कि ऑटोमेटिकली पानी जाता रहता है। ओके, तो वो जाता रहता है, बहुत सालों तक ऐसे ही चलता रहा। फिर सोचा कि हमने कैलकुलेट किया कि ये तो अभी डे टाइम में भी पानी जा रहा है, तो डे टाइम में अगर पानी खुला है तो इवापोरेशन होता है, इवापोरेशन होगा। ओके, तो कितना ज्यादा पानी तो हवा में ऐसे ही चला जाता है एटमॉस्फेयर में, जैसे कि हमारे इवापोरेशन हो रहा है, समंदर का पानी इवापोरेशन हो रहा है, उसी के फिर बादल बन रहे हैं और फिर वही मॉनसून बन के पानी वापस नीचे आता है। तो ऐसे बहुत सारा पानी इवापोरेट हो जाता है। तो यहाँ से भेजा सपोज तुमने 1 लाख लीटर और वहां पे पहुंचा 70,000 लीटर, तो 30,000 लीटर कहाँ चला गया? हवा में। ओके, तो वैसे होता था, तो लोगों ने सोचा कि इसको कुछ करना चाहिए, तो सोचा कि जो हमारी ये कैनाल है वो ओपन है, उसको बंद कर दो, पैक कर दो उसको, तो सनलाइट गिरेगी नहीं उस पर, तो गर्म होगा नहीं पानी, और गर्म नहीं होगा तो इवापोरेशन नहीं होगा। ओके, सो पैक कर दो। तो बोले पैक करने का खर्चा भी ज़्यादा आएगा। ओके, ऐसे ही तुम किसी से भी पैक करो, कंक्रीट से तो करेंगे नहीं, फिर मेंटेनेंस करना है, खोलेंगे कैसे? तो कुछ ना कुछ वुड से, पर्टिकुलर टाइप ऑफ आयरन से, वुड से ऐसे ही करना पड़ेगा। क्या करें? साइंटिस्ट ने सोचा सोलर पैनल लगा दो। तो यहाँ से लेकर के वहाँ तक, एक एंड ऑफ गुजरात और दूसरा एंड ऑफ गुजरात, पूरी कैनाल पे सोलर पैनल। तो दो फायदे हो गए, सोलर पैनल लगाई, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगी, और वो जो इवापोरेशन हो रहा था वो भी बंद हो गया। एक तीर से 2 निशान। लॉस हो रहा था, फिर सोचा कि अच्छा ये लॉस कम करने के लिए हम क्या करते हैं, पैक कर देते हैं, तो लॉस नहीं होगा। लेकिन पैक करने का खर्चा तो बढ़ गया, तो बोले सोलर पैनल से पैक करो ना, तो जितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, नया इलेक्ट्रिसिटी पावर मिला हमें, और इवापोरेशन भी बच गया, तो पानी जितना भेजा उतना पहुंच गया। उतना एग्जैक्ट तो नहीं पहुंचेगा, थोड़ा बहुत तो वेस्ट होगा ही, बट बहुत ज़्यादा इवापोरेशन भी कम हो गया और इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो गई। ये होता है साइंटिस्ट का दिमाग। अब ये चीज़ कहीं बुक में हमें सीखने को नहीं मिलेगी, ये लॉजिक हमें दौड़ाना पड़ेगा। जैसे तुम्हारे सामने कोई नए न्यूमेरिकल आ जाए, तो वो कैसे सॉल्व करने हैं, वो मेथड हमें बुक में नहीं मिलेगी, बट बुक में 5, 6, 10, 20 न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे, उसकी मेथड दिखाई होगी। अब वैसे ही दिमाग लगाकर हमें कुछ ना कुछ करके वो सॉल्व करना है, वैसे ही यहाँ पर। अंडरस्टूड? ओके, तो ये साइंटिस्ट का दिमाग होता है। सोलर कुकर इज यूज्ड फॉर कुकिंग, सोलर हीटर फॉर हीटिंग द वाटर, एंड सोलर पैनल्स आर यूज्ड टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। देखो कितना सब कुछ है, सिर्फ ये भी नहीं है, सोलर गीजर भी होता है, सोलर हीटर जो बोला ना, हीटिंग द वाटर। ओके, तो कैसे पहले ये जो हमारे इलेक्ट्रिकल गीजर नहीं थे, तब सोलर हीटर बहुत लोग यूज़ करते थे। मैं जब बिट्स पिलानी में पढ़ता था, तो वहाँ पे सोचोगे इतने सारे स्टूडेंट हैं, और सारे हॉस्टल में अगर इलेक्ट्रिकल गीज़र लगवा दे या गैस गीज़र लगवा दे, तो वहाँ तो कोई देखने वाला भी नहीं है, तो बच्चे तो पेट भर भर के नहाएंगे फिर। ओके, और हम तो करते थे ऐसा, 2-2 घंटे तक बाथरूम में नहाते ही रहते। ओके, गाना गाते रहते, अरे अभी बस मेरी बारी, अंताक्षरी, बाथरूम में ही अंताक्षरी।
ऐसे कॉमन ऐसे होगा, लाइने में बाथरूम है तो सब बाथरूम में बंद है, ऐसे लाइन है, ओ मेरी बारी खत्म अब तू गा, तो वो दूसरा गा रहा है और नहा रहे हैं आराम से, ओके, एक एक दो दो घंटे नहा रहे हैं। ये तो पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो इतना ज्यादा सोचो, अब घर पे ऐसे नहाए तो ओ पानी खत्म हो जाएगा, ओ गैस कितना यूज हो रहा है, ओ इलेक्ट्रिसिटी कितनी यूज हो रही है, ऑल थिंग्स। कई लोग तो कोई गाना वाना नहीं, वो मतलब टेक्नोलॉजी, फोन डांस करते करते नहाते ही जा रहे हैं ना, रेन डांस समझ लो। ओके, बट दैट इज द थिंग। तो अब क्या करे तो कॉलेज ने क्या किया, सोलर हीटर रख दिए। तो उससे फायदा क्या हुआ, जो सबसे पहले चला गया नहाने वो लोग गरम गरम नहाएंगे, फिर सब लोग ने नहा लिया, अब नहा लिया, वो पानी यूज हो गया, तो नया पानी अंदर टंकी में से नया पानी हीटर में जाएगा, तो नया पानी गर्म होने के लिए टाइम भी तो लगेगा। फिर रात को तुम नहाने गए तो ठंडा ठंडा ही लग रहा है ना, वहां पे गैस गीजर ना इलेक्ट्रिकल गीजर, सोलर हीटर है, तो नहाना हो तो टाइम पे नहा लो, और सबसे अच्छा टाइम है दोपहर का, गरम गरम मिलेगा, ऐसे लाइक दैट। ओके, सो दैट इज द थिंग कि ये सोचना चाहिए हमें कि भाई कैसे बचाए भी और यूज भी करें। तो देखो कैसे कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने कैसे सोचा कि अच्छा इनको गर्म पानी तो देना है, लेकिन फिर ऐसा भी नहीं कि मिसयूज हो, सोलर लगा दिया। सो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे हम अपना दिमाग यूज कर सकते हैं। गुजरात स्टेट गेट्स में हम पढ़ते क्यों है, सिर्फ मार्क्स लाने के लिए थोड़ी पढ़ते हैं हम इसलिए कि हम सोचने लगे, हमारा दिमाग यूज होने लगे, आगे जाके कोई हमें बेवकूफ ना बना दे। ओके, तो हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट, दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ आवर एजुकेशन, कि हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट हो। इट्स नॉट कि तुम्हारा ब्रेन कितना याद रख सकता है। हाँ, हमारी एग्जाम सिस्टम वैसी है, ओके, उसमें भी मोस्ट प्रोबेबली इम्प्रूवमेंट हो ही रहा है और आगे भी हो जाएगा, बट हमारी एग्जाम सिस्टम कैसी है, मेमोरी पावर पे चलती है, कौन कितना ज्यादा याद रख सकता है उसके उतने ज्यादा मार्क्स। बट मेन गोल क्या है हमारा एजुकेशन का, दिमाग चले, लोग तुम्हें आगे जाके बुद्धू ना बना दे। ओके, दिमाग कब चलेगा, जब तुम्हें ऐसे कॉम्प्लिकेटेड कोई, ये कैसे होगा यार, कैसे होगा, ऐसे करते गए और तुम्हारा दिमाग चला। चेस नहीं बोलते, चेस खेलने से बहुत ज्यादा दिमाग शार्प होता है, क्यों, तुम सोचते हो अरे क्या चलाऊं, यहाँ गया तो वो मार देगा, यहाँ गया तो उससे मार देगा, यहाँ गया चेक हो जाएगा, यहाँ गया, कितना तुम सोचते हो, फिर जाके एक स्टेप लेते हो, फिर वो तुम्हें पता नहीं है सामने वाला कैसा स्टेप लेगा, अब सामने वाला स्टेप ले, अरे यार अब क्या करूँ, फंस गया, यहाँ तो मेरा राजा मर जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कितना सोचते हैं हम, तो उससे ब्रेन डेवलप होता है। मैथ्स के न्यूमेरिकल तुम सॉल्व करो, अरे यार नहीं हो रहा, और नहीं हो रहा, लेकिन हम क्या करते हैं, एक ना एक न्यूमेरिकल अगर तुम बार बार करो तो तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा, ओ ऐसे ही करना है। वो एग्जाम में तो यूजफुल है, लेकिन ब्रेन डेवलप उससे कुछ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता ही है भाई इसको ऐसे सॉल्व करते हैं तो कर दो। लेकिन ब्रेन डेवलप कब होता है, जब तुम कुछ नई चीज करो, जो रोज कर रहे हो, रोज में ऐसे भाई तुम रोज राइट हैंड से लिख रहे हो, आज मैं लेफ्ट हैंड से लिखने का ट्राई किया, तब ब्रेन डेवलप होगा। तो इसीलिए तो कोई ना कोई एक्टिविटी, वो बायोलॉजी में हम बताया था ना, कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसे करनी चाहिए कि रोज अगर राइट हैंड से कर रहे हो तो आप थोड़ा बहुत लेफ्ट हैंड भी यूज करो, जहां पर हम ज्यादातर, क्योंकि हमारा जब राइट हम यूज करते हैं, वो सब तो बायोलॉजी में हमने डिस्कस किया ही है। चलो, गुजरात स्टेट मैक्सिमम सोलर एनर्जी, भाई गुजरात गेट्स मतलब हमारे पास आती है, कहाँ से आती है, सन रेज ही ऐसे ही ऑटोमेटिक, देखो भगवान की कृपा है, ओके, कि ज्यादातर सोलर एनर्जी कहाँ गिरती है, सोलर आइसोलेशन बोलते हैं इसे, ओके, सो यहाँ पे मिलती है हमें गुजरात में। जेडा, गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी हैज एस्टैब्लिश्ड द सोलर कोल्ड स्टोरेज नियर छन्नी, वडोदरा, ओके, वडोदरा, सो छन्नी बोलते हैं लेकिन यहाँ पे छानी लिखा है, ओके, सो जो गुजरात में जेडा है उसने सोलर कोल्ड स्टोरेज बनाया हुआ है वडोदरा में, विद अ कैपेसिटी ऑफ 10 टन, मतलब 10 टन हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हमारा पावर बैंक होता है, तो पावर बैंक की कैपेसिटी नहीं होती कि भाई 1500 mAh का है, 2500 mAh का है, 3000 mAh, जैसे हमारी मोबाइल की बैटरी होती है कि 4000 mAh की बैटरी है, 5000 mAh की बैटरी है, 2000 mAh, तो ये कैपेसिटी है कि भाई एक बार चार्ज कर दिया, अब कब तक चलेगा, भाई 2000 mAh की बैटरी है, यूज करता रहा तो 1 घंटे चलेगा, और यूज नहीं किया तो 2 दिन चलेंगे, लाइक दैट। तो एक बैटरी धीरे धीरे डाउन होगी। वैसे ही गुजरात ने क्या किया है, 10 टन की कैपेसिटी वाला पावर बैंक लगाया है, इन शॉर्ट समझ में आ जाए वैसे तो 10 टन,
कैपेसिटी वाला क्या लगाया है, पावर स्टोरेज. ओके. टुडे सोलर पैनल्स आर फिक्स्ड टू प्रोवाइड स्ट्रीट लाइट्स इन दोज विलेजेस विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. जो गांव में इलेक्ट्रिसिटी की इतनी सप्लाई नहीं है, वहां पे गवर्नमेंट ने खुद सोलर पावर्ड स्ट्रीट लाइट लगा दी है. तो मतलब पूरे दिन वहां पे लाइट गिरेगी और रात को वही एनर्जी से क्या होगा, लाइट मिल जाएगी. ओके. तो अब तो ऑनलाइन भी कितने सारे मिलते हैं ऐसे बल्ब एंड ऑल. ओके. कि सनलाइट से चलता रहेगा, मतलब सन वैसे स्ट्रीट लाइट वैसे बल्ब मिलते हैं. तुमने एक पर्टिकुलर जगह पे लगा दिया जहाँ पे थोड़ी बहुत धूप आती रहेगी पूरे दिन, तो एटलीस्ट समझो 6 घंटे भी उसको सनलाइट मिली तो तुम्हारी पूरी रात निकल जाएगी. लाइक दैट. सो ऐसा बहुत कुछ है. ये सारी चीज़ें हमें एटलीस्ट, ये सारी चीज़ें हम जो ये पढ़ रहे हैं तो ये सब हमें एप्लीकेबल करना चाहिए. ओके. हाँ, कहाँ गए ये, फॉर इरिगेशन टू फार्म्स, मतलब कि इरिगेशन करने के लिए भी, क्योंकि इरिगेशन मतलब क्या, हमें पंप चलाना पड़ेगा. पानी कैनाल है, कैनाल में से पानी ले लो तो वहाँ थोड़ी स्लोप है तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, वहाँ तो पंप डालना पड़ेगा. ओके. जैसे हमारे घर पे मोटर होती है पानी की, वैसे पंप डालना पड़ेगा बड़ा सा. तो वहाँ एक पाइप डालो, दूसरा पाइप खेत में, ऐसे. तो वो तो इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा. तो जनरली इलेक्ट्रिसिटी वहाँ कैसे प्रोवाइड करे, तो फार्मर्स के पास क्या होता है पता है, डीजी सेट होता है, डीजल जनरेटर. मतलब उसमें अगर डीजल डालो तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, जैसे डीजे वाले नहीं लेके आते, तो आगे डीजे बजता है और पीछे वो टेम्पो में चलता रहता है डीजी सेट. ओके. तो उसमें डीजल डालना पड़ेगा. जैसे इट्स लाइक अ बाइक, कि तुमने बाइक में पेट्रोल डाला, अब बाइक तुम्हें आगे ले जा सकते हो, तो वैसे ही यहाँ पे तुमने डीजल डाला, उससे तुम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो. वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज वो डीजे बजाने के लिए कर रहा है, यहाँ पे यही इलेक्ट्रिसिटी का यूज वो पंप के लिए करता है कि वो पानी जाए. तो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है. तो यही इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से ले रहे हैं अब हम, सोलार से. तो सोलार पैनल लगा दी तो मतलब इरिगेशन के लिए भी ये इलेक्ट्रिसिटी यूज हो सकती है. ओके. एंड फॉर टेलीविजन के लिए भी प्रोड्यूस होती है. A solar energy plant has been installed at Madhopur near Bhuj in Gujarat for desalination of saline ocean water. Desalination एक पर्टिकुलर टॉपिक है. ओके. बट मेनली बता दूं जैसे समझने के लिए, कि जैसे हम आरओ वाटर नहीं यूज़ करते, तो बोरवेल है तो आरओ सिस्टम से हम अपना सॉल्टी वाटर को मीठा बना देते हैं. तो वैसे ही ओशन वाटर को पीने लायक और यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो पूरा प्लांट होता है, इसे बोलते हैं डिसैलिनेशन प्लांट. सैलिनेशन मतलब सॉल्टी, तो डिसैलिनेशन मतलब क्या, सॉल्टी को कम करना. सॉल्ट कम करेंगे तो क्या मीठा पानी हम नहीं बोलते कि हमारा बोरवेल का पानी बहुत ज़्यादा सॉल्टी है और आरओ का वाटर थोड़ा मीठा पानी है, ऐसे. तो मीठा मतलब हमने शुगर नहीं डाली, बट सॉल्ट कम मतलब भी मीठा ही होता है. ओके. लाइक दैट. सोलर एनर्जी प्लांट, ये तो देखा हमने, याद रख लेना, माधोपुर पूछा जा सकता है डिसैलिनेशन प्लांट कहाँ है. यूज ऑफ इक्विपमेंट वर्किंग ऑन सोलर एनर्जी इज ऑन इंक्रीज इन द कंट्री. अब सोलर के बेस पे जो इलेक्ट्रिसिटी से जो हम सोलर के बेस पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, उससे वर्क करने वाले इक्विपमेंट्स की क्वांटिटी बढ़ गई है गुजरात में. ओके. पूरे इंडिया में, नॉट गुजरात में सिर्फ. नेक्स्ट ये थी सोलर एनर्जी. नेक्स्ट है हमारी विंड एनर्जी. सो द सन प्रोवाइड द थर्मल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. ये देखो सन, मैंने जो तुम्हें बताया ना कि सन नहीं होगा तो विंड नहीं होगी, वो बताया है. सन प्रोवाइड्स करता है थर्मल एनर्जी. विंड्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द हाई एंड लो प्रेशर पॉकेट्स फॉर्म्ड इन द एटमॉस्फेयर. समझ में आया क्या, हाई एंड लो पॉकेट्स फॉर्म होगा. ये तो सब वो उनकी बात है यार, बचपन में आता था. ओके. छोटे स्टैंडर्ड में आता था, याद रखो. जैसे ये हमारी अर्थ है और ये है हमारा सन, यहाँ से सनरेज ऐसे आ रही है डायरेक्ट, और यहाँ पे ऐसे टेढ़ी जा रही है, ऐसे टेढ़ी यहाँ पे इंक्लाइन. तो सबसे ज़्यादा गर्मी तो यही मिलेगी, राइट. अब सबसे ज़्यादा गर्मी है मतलब यहाँ की एयर जो है वो क्या होगी, ऐसे ऊपर जाएगी और ऐसे मुड़ेगी. और ये वाली जो एयर है वहाँ पे इतनी गर्मी नहीं है, तो ये ठंडी ही रहेगी. तो ये जगह खाली हुई है और ये जगह भरी हुई है. मतलब सोचो कि यहाँ पे मैंने अगरबत्ती लगाई, तो अगरबत्ती की जो फ्रेग्रेंस है वो यहाँ पर भरी हुई है, और ये पूरे रूम में वो फ्रेग्रेंस नहीं है. तो ये क्या करेगी, डिस्पर्स होगी. ओके. मतलब कि डिफ्यूज होगी, पूरे रूम में फैल जाएगी.
वैसे ही कोई जगह पर थोड़ा भी डेंसिटी नहीं है एयर की, ये सारी एयर ऊपर चली गई तो ये वाली जो ठंडी एयर है वो नीचे आएगी। तो मतलब यहाँ से ऐसे, मतलब ये अगर अर्थ है तो यहाँ से ऐसे करके एयर गोल 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 घूमती रहेगी और यहाँ से ऐसे करके ये साइड भी घूमती रहेगी। अंडरस्टूड? तो इसे बोलते हैं विंड पॉकेट्स। इसे क्या बोलते हैं? विंड पॉकेट्स। तो वैसे ही चलता रहता है। In our country, wind energy is obtained through the windmills at the sea coast and in open space. तो ओपन स्पेस और सी कोस्ट में हम अगर विंड मिल लगाए, विंड टर्बाइन लगाए तो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जनरली ओशन जो हो ना, ओशन बीच, ओके, वहाँ पर ज़्यादा विंड फ्लो होती है, ज़्यादा स्पीड से। ओके, सो हमारा जो कोस्टल लाइन, पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोस्टल लाइन और कोई कंट्री के पास नहीं है, इतना बड़ा कोस्टल लाइन। ओके, 7500 किलोमीटर बड़ा कोस्टल लाइन है हमारे। तुम सोमनाथ से शुरू करो तो पूरा सोमनाथ क्या, द्वारका से शुरू करो तो ये पूरा ऐसे कोस्टल लाइन, ये पूरा गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका, फिर केरला, फिर इस साइड तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा, ओके, फिर वेस्ट बंगाल, ठीक, मतलब यहाँ से शुरू करके, एक एंड से शुरू करके उस साइड का पूरा वेस्ट बंगाल तक। ओके, इतना ज्यादा कोस्टल लाइन, 7500 किलोमीटर। तो वहां पे इतनी ज्यादा विंड आएगी, विंड फ्लो होगा तो फिर विंड टनल वहां पे। इसलिए अगर तुम द्वारका जाओ, द्वारका से सोमनाथ आओ तो एक पर्टिकुलर रूट बनाया हुआ है, वहां से तुम जाओगे ना, विंड मिल्स ही दिखती रहेगी। ओके, वैसे ही कभी तमिलनाडु घूमने गए तो देखना, ट्रेन में से भी और तमिलनाडु तुम रोड से भी गए, ओके, से तेलंगाना से तमिलनाडु भी जा रहे हो, बहुत ही अच्छा रास्ता है। एक बार मैं गया था बेंगलोर से रामेश्वरम, ओके, ज्योतिर्लिंग लास्ट वाला। ओके, सो बेंगलोर से रामेश्वरम गया तो कर्नाटका से ऐसे जाते, फिर एक पर्टिकुलर हाईवे ही ऐसा आ जाता है एकदम सीधा, ओके, तमिलनाडु में, कि ऐसे एकदम सीधा, मतलब इस साइड पूरी जमीन और इस साइड पूरा ओशन, बहुत दूर तक ऐसे ही चलता रहता है। ये हाईवे है बीच में, ओके, तो इस साइड पूरा जमीन, सॉइल, और इस साइड पूरा ओशन, बहुत लंबा ऐसे ही, मतलब तुम बस ऐसे बैठे ही रहो, देखते ही रहो, वैसे इतना मतलब बढ़िया व्यू। वैसा सेम यहाँ पर भी है। ओके, जो द्वारका से सोमनाथ वाला रास्ता है वहाँ पर भी सेम है। यहाँ पर इस साइड ओशन है और यहाँ पे इस साइड ओशन है, तो यहाँ पे ऐसे देखते रहना है। ओके, लाइक दैट इज द थिंग कि बहुत बड़ा कोस्टल लाइन है हमारे पास। इंडिया हैज बिकम 5th कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू द विंड। लो, मतलब 5वां है जो विंड से एनर्जी प्रोड्यूस करे, उसमें पूरे वर्ल्ड में हम 5वें नंबर पर है। गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, अच्छा, मध्य प्रदेश भी है, एंड केरला स्टेट्स इन इंडिया प्रोड्यूस विंड एनर्जी। मतलब जैसे बोला ना, सी कोस्ट पर और ओपन स्पेस पे, तो ओपन स्पेस वाला एक ही है, देखो, मध्य प्रदेश, क्योंकि जमीन पे, लेकिन बाकी के सारे कौन से हैं? सी कोस्ट वाले हैं। देखो, गुजरात के पास सी है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, सबके पास ही सी है। इन गुजरात विंड फार्म्स आर ऑपरेटेड एट लंबा विलेज नियर द जामनगर, वही जामनगर, ओके, द्वारका, लंबा विलेज नियर जामनगर, एंड एट द सी कोस्ट नियर मांडवी इन कच्छ, अगेन नॉर्थ गुजरात। ओके, तो मांडवी, कच्छ और जामनगर के पास, ओके, लंबा विलेज वहां पर है। इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड एट द विंड मिल्स फाउंडेड इन द देवभूमि द्वारका, आया ना? ओके, सो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है एट द विंड मिल्स फाउंडेड इन दी, मतलब फाउंडेड मतलब वहां पर, देवभूमि द्वारका, जामनगर, कच्छ, राजकोट, पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ सब जगह विंड मिल्स है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ओके, तो मैंने बोला ना, द्वारका जाओगे तो मिलेगा। देखो, द्वारका का नाम ही ऐसे कर दिया है, देवभूमि द्वारका। ओके, आगे ही लिख दिया, जैसे कि हरिद्वार जाओ तो वहाँ पर भी वैसा ही है, ऐसा कुछ सिटी का नाम है वो तो, बट देवभूमि हरिद्वार ऐसे बोला है, देवभूमि हरिद्वार ऐसे। तो केरला में जाओ तो केरला की टैगलाइन भी बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, कि लैंड्स ऑफ गॉड्स, ऐसा कुछ है। ओके, बहुत बढ़िया टैगलाइन है उसकी। जैसे वो नहीं, हम ऐड देखते रहते, ट्रूली एशिया, मलेशिया की ऐड आती है, मलेशिया कंट्री, मलेशिया ट्रूली एशिया, ऐसे। तो एशिया में बहुत ज़्यादा, एशिया का जो कल्चर है वो सारा का सारा मलेशिया में देखने को मिल जाए, ऐसा वो बोल रहे हैं। ओके, हाँ, केरला का है द गॉड्स ओन कंट्री, मतलब कि भगवान की खुद की दुनिया,
और खुद का देश भगवान का, ऐसे वैसा टैगलाइन है। ओके, जैसे हमारा गुजरात का है, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात, ओके, जय जय गरवी गुजरात, ऐसे टैगलाइन। ओके, तो टूरिस्ट अभी तो पिछले 10 साल से ऐसा कुछ नहीं है, जब तक मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे तब हमारे ब्रांड एम्बेसडर थे अमिताभ बच्चन, ओके, गुजरात के। तो वो हर साल कोई ना कोई नई नई ऐड देते रहते थे, द्वारका, पावागढ़, अंबाजी, सापुतारा। शायद तुमने देखी होगी, पहले तो थिएटर में मूवी देखने जाओ तो भी ये एड्स चलती थी, अभी तुम यूट्यूब पे फाइंड कर सकते हो, मिल जाएगी। ओके, तो बहुत सारी जगह पे अभी भी करते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट शायद छोटा हो गया होगा या कम हो गया होगा, इसलिए अभी ज़्यादा, क्योंकि फिर अमिताभ बच्चन पे भी लोग उंगली उठाने लगे कि भाई तुम पैदा हुए यूपी में, काम कर रहे हो मुंबई में और प्रमोशन कर रहे हो गुजरात का, ऐसे। सो फिर बोला अरे भाई ये सब में मुझे नहीं पढ़ना, मुझे पैसे मिल रहे हैं इसलिए मैं काम कर रहा हूँ, लाइक दैट। बट एक्चुअली कुछ था तो पता नहीं, अमिताभ बच्चन के साथ नरेंद्र मोदी जी का कुछ ऐसे था, कुछ लेन देन की बात थी एंड ऑल, तो बहुत कुछ अच्छा काम कर दिया था मोदी जी ने अमिताभ बच्चन के लिए। तो अमिताभ बच्चन ने बोला कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, तो पकड़ लिया मौका, तो मोदी जी ने बोला हमारे स्टेट के लिए एडवर्टाइजमेंट करो, ऐसे। तो 1 रुपीज़ लेकर उन्होंने ये एडवर्टाइजमेंट की थी। अमिताभ बच्चन ने फीस कितनी ली थी? 1 रुपीज़, सिर्फ कहने के लिए कि मैंने मुफ्त में काम नहीं किया, बट लिया कितना? 1 रुपीज़ में उन्होंने एडवर्टाइजमेंट की थी। मतलब कुछ उनका कुछ था जो फंस गया था और कुछ ना कुछ था, तो वो मोदी जी ने चीफ मिनिस्टर थे तो सॉल्व कर दिया। ओके, तो फिर एज अ अप्रिशिएट और करने के लिए, थोड़ा थैंक्स गिविंग के लिए अमिताभ जी ने पूछा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मेरे गुजरात के लिए ऐड करो, ऐसे। तो बहुत सारी ऐड की थी। सो ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए, वैसा बिजनेस माइंड होना चाहिए। कैसे पकड़ लिया गुजरात के लिए ऐड करो, सोचो उससे कितना गुजरात का टूरिज्म इतना बड़ा है। ओके, अभी लास्ट में तो ऐसी ऐड आई थी कि जिसका नाम तुमने कभी सुना ही ना हो। वैसे जैसे कि एक मैंने भी सुना था, गया नहीं हूँ अभी भी, सांवली या ऐसा कोई बीच का नाम है। ओके, वही साइड है, द्वारका और सोमनाथ साइड ही ये बीच है। ओके, सो वो साइड ऐसा कोई बीच है, सावली तो नहीं, सावली तो जगह का नाम है वडोदरा के पास। ओके, बट ऐसे ही कोई, ये ऐसा ही कोई वर्ड है। ओके, तो वो बीच अब इतना डेवलप किया है वो बीच को, जैसे कि हमारा हजीरा है सूरत। ओके, फिर वो नहीं बोलते डूमस बीच, ओके, सूरत का, तो वो इतना डेवलप नहीं है, लेकिन अभी जो नए हो रहे हैं वो डेवलप तो क्या है, डेवलप तो कर देंगे, फिर उसको संभालना पब्लिक की जिम्मेदारी है। ओके, ये देखो अपना ये जो नया बस डेपो बना है वो कैसा है, अंदर से देखो तो तुम्हें एयरपोर्ट लगेगा। ओके, और मतलब फैसिलिटी वैसी है। अब हम उसका कितने अच्छे से उसका ख्याल रखते हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द पब्लिक। बड़ौदा का देखो, आज से 10 साल पहले बना था, अभी एकदम देशी हो गया है, सेम हमारे जैसा था। वहां पर भी पीवीआर था, वहां पर भी ऐसे शॉप्स थी, एयरपोर्ट लग रहा था, बस स्टैंड लगेगा ही नहीं, एयरपोर्ट लग रहा था। सेम अभी हमारा एयरपोर्ट लग रहा है। अब पता नहीं एयरपोर्ट से बस डेपो बनता है या एयरपोर्ट ही रहता है। ओके, इतना हाई क्लास है। ओके, मतलब सब कुछ, वो जो एस्केलेटर है वो चल रहे हैं। कल ही मैं गया था तो मैंने देखा, डोर है ना, डोर, टॉयलेट के डोर, हाँ, वो कोई ऑफिस का नहीं, टॉयलेट का डोर भी पासवर्ड वाला है, पासवर्ड वाला डिजिटल। मतलब तुम्हें पासवर्ड पता हो ना तो ही अंदर जा सकते हो, नहीं तो नहीं जा सकते। सोचो, मैं कितने एयरपोर्ट गया हूँ, दिल्ली गया हूँ, मुंबई गया हूँ, हैदराबाद गया हूँ, कितने एयरपोर्ट, बेंगलोर एयरपोर्ट, वडोदरा, सूरत, कोई एयरपोर्ट पे मैंने ऐसे डोर नहीं देखे। कोई एयरपोर्ट पर भी मैंने ऐसे डोर नहीं देखे जैसे हमारे बस डेपो पर है। सोचो, अब इसको हम कितने टाइम तक मेंटेन रखते हैं, दैट इज अप टू पब्लिक। ओके, उसके लिए फिर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। गवर्नमेंट तो रूल्स रेगुलेशन बना सकती है, फिर रूल्स तो फिर हम बोले रूल्स को तोड़ेंगे, उसमें क्या है, होते ही है तोड़ने के लिए। तो फिर क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम फिर गवर्नमेंट भी फिर क्या करेगी, बनाना था मतलब एकदम एयरपोर्ट जैसा, जानबूझ के थोड़ा कम लेवल का बनाएंगे, इनको इतना ही देना है, क्यों, पहचान गया है पब्लिक को, ये अच्छे से संभालेंगे नहीं, फिर हायर लेवल का मिलेगा ही नहीं। जैसे तुम मुंबई जाओ, मेट्रो सिटी में जाओ और ऐसा कुछ तुमने बढ़िया काम कर दिया ना, तो पब्लिक उसको संभालेगी। ओके, देखेगी, मतलब संभालेगी, क्लीनलीनेस, पैसे देगी, खर्चा करेगी, सो दैट वो जगह वैसी की वैसी मेंटेन रहेगी।
तो अब गवर्नमेंट को फिर से वहां कुछ काम करना हो ना, तो गवर्नमेंट ऐसे दिल खोल के काम करे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की भी वाहवाही होगी ना भाई कि ये गवर्नमेंट ने बनाया है ऐसे। अभी यहाँ ये बिगाड़ दिया हमने अगर, और फिर कोई गया गवर्नमेंट ने कैसे बनाया है, कोई अगर ऐसा समझो बाहर का आ गया, कोई आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री का कोई आया और कौन सी गवर्नमेंट ने बनाया ये, ऐसे बोलेंगे। अगर अच्छा कंडीशन नहीं है तो गवर्नमेंट का नाम खराब होगा, और अगर अच्छी कंडीशन है तो गवर्नमेंट के कितने प्रेज होंगे, अरे यार मस्त है ऐसे, लाइक दैट। सो वो पब्लिक के ऊपर है। सो आगे देखते हैं बायोगैस। ओके, सो बायोगैस यूजलेस एग्रीकल्चर मटेरियल। बायोगैस कैसे बनता है वो शायद तुम्हें पता ही होगा। बायोगैस कैसे बनता है? जो यूजलेस मटेरियल हो, काउ डंग हो, वेजिटेबल पील्स हो, वो सब इकट्ठा करके डाल दो, उसको डिग्रेड होने दो, सड़ने दो, तो गैस प्रोड्यूस होगा। कौन सा? मीथेन। फॉर्मूला क्या? मीथेन का फॉर्मूला CH4 ही है। यस, ओके। सो यूजलेस एग्रीकल्चर मटेरियल, मोलेसिस मतलब रिमेन्स ऑफ शुगर केन, मतलब कि जो जूस निकाल दिए फिर वो जो बचता है जिसको हम कचरे में डाल देते हैं उसको मोलासिस बोलते हैं। ओके, वो भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अदर वेजिटेशंस, डंग एंड द ह्यूमन एक्सक्रेटा आर यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोगैस। ह्यूमन का एक्सक्रेटा भी मतलब हमारा टॉयलेट यूरिन भी, वो भी डिग्रेड होकर गैस प्रोड्यूस करता है। ओके, द मीथेन गैस इज रिलीज्ड आफ्टर दिस मटेरियल गेट डीकम्पोज। दिस इज एन इन्फ्लेमेबल गैस, मतलब ये अच्छे से जल सकता है। तो हम जहाँ नेचुरल गैस यूज करते थे वहीं पे अब मीथेन गैस यूज करो तो तुम्हारा गैस की बिल कम हो गया। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी GEB वाली यूज करते थे, अब सोलर पैनल वाली यूज कर रहे हैं तो लाइट बिल कम हो गया। वैसे ही बायोगैस वाला गैस यूज करोगे तो गैस बिल भी कम हो गया। ओके, लाइक दैट। मक्तमपुर में बहुत ही बड़ा बनाया हुआ है, ऑपरेटिंग नहीं है बट ग्राम पंचायत ने बना दिया था। मतलब ऐसे दिखाना पड़ता है ना ऑन पेपर कि भाई इस गांव में बायोगैस प्लांट है, तो बहुत बड़ा बायोगैस प्लांट है मक्तमपुर विलेज में, बट ऑपरेट नहीं किया है। ओके, बंद कंडीशन में ही है, अभी ऑपरेटिंग कंडीशन में नहीं है। सो चलो आगे देखते हैं। प्रीशियस फर्टिलाइजर्स विदाउट एनी वायरस इज ऑब्टेन्ड आफ्टर इट इज यूज्ड अप। तो मतलब बहुत ही अच्छा यूज हो जाए उसके बाद वो जो बचेगा वो भी फर्टिलाइजर ही है। मतलब समझो ऐसी बिगड़ी जो बिगड़ जाए सड़ने के लिए, वो सब हमने डाल दी, वो सड़ गई, उसमें से गैस प्रोड्यूस हुआ, उसका यूज कर लिया, और जो बचा है वो भी बहुत ही अच्छा प्रीशियस फर्टिलाइजर है। ओके, अच्छा वाला। तो यहाँ तो कोई लॉस ही नहीं हुआ। फिर सोचो तुम कि मतलब गंदी चीज थी, वेस्ट थी, अभी तुमने केले खाए और छिलके निकाल दिए, ओके, ऑनियन पील्स निकाल दिए, पोटैटो पील्स निकाल दिए, कितना वेजिटेबल का ही कितना एक दिन के खाने में ही कितना ज़्यादा वेजिटेबल्स का कचरा निकलता है हमारे घर से। ओके, तुमने मूंगफली खाई, तुमने पीस खाए, ओके, फिर वो तुअर और वो सब नहीं खाते हम, तो सब खाया, तो छिलके जो है वो सारे इकट्ठा किए। ओके, ह्यूमन एक्सक्रेटा ह्यूमन एक्सक्रेटा। ओके, सो कितना भी कुछ हो, प्लांट्स है, एनिमल्स है, किसका भी कुछ भी ऐसे वेस्टफुल हो, वो सब कुछ डाल दिया। अब उसका तो यूज होने ही वाला नहीं था वैसे भी, तो जो वेस्ट था उसको डाल दिया, उसमें से एक पार्ट निकला गैस जिसका यूज कर लिया, और दूसरा पार्ट निकला वेस्ट का वेस्ट। वो वेस्ट का वेस्ट जो है वो बेस्ट फर्टिलाइजर है फार्म में, तो फिर कुछ भी बचा ही नहीं। अब डायरेक्टली जो हमारा ये वेस्ट था उसको तुम फार्म में डाल देते तो वो फर्टिलाइजर का काम नहीं करता, गंदगी करता, और उसको हम डायरेक्टली जला भी नहीं सकते, दोनों यूज नहीं थे। लेकिन एक पर्टिकुलर प्रोसेस की तो दो यूज हुए, और डिसएडवांटेज एक भी नहीं। ओके, सो दैट इज द थिंग। दिस इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस। सोलर एनर्जी एंड बायोगैस कैन चेंज द ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल ऑफ विलेजेस ऑफ इंडिया। तो ये दो से पूरी की पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो सकती है इंडियन विलेजेस की। विलेजेस कैन बी क्लीनर एंड द स्कैरसिटी ऑफ देयर डोमेस्टिक एनर्जी कैन बी रिमूव्ड। तो इससे क्या होगा कि और ज़्यादा क्लीनर होंगे, और जो एनर्जी की स्कैरसिटी है, मतलब कि गवर्नमेंट, ऐसा तो नहीं है कि हम फुल अमाउंट हमारे पास है और हमें इलेक्ट्रिसिटी दे दी है। गवर्नमेंट के पास जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है वो मेजरली देती है किसको? शहर को और इंडस्ट्रीज को, और फिर उसका एक छोटा सा पार्ट जाता है गांव में। इसीलिए तो आज की बात नहीं है, पुरानी बात है। ओके,
बट पुरानी बात है तो पुराने में तो कैसा पहले तो क्या क्या होता था, कैसे इंडिया में वैसे गांव थे जहाँ पे 8 आवर्स बिजली आती है, आज भी है ऐसी जगह है, ओके, कि पूरे दिन के टाइम पे ही बिजली नहीं होती और रात को बिजली होती है, ओके, दिन टाइम पे बिजली होती नहीं है। मतलब जब इंडस्ट्री चल रही है सुबह के टाइम पे इंडस्ट्री को दो इलेक्ट्रिसिटी और रात के टाइम पे इंडस्ट्री सपोज बंद हो गई, वैसी इंडस्ट्री है जो बंद कर सके वैसी, तो इंडस्ट्री 5-6 बजे बंद हो गई, उसके बाद सनसेट के बाद गांव में इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो रात को किसी को पढ़ना है कुछ भी व्हाटएवर, ओके, 8 घंटे बिजली रहेगी और 8 से मतलब रात के 4 घंटे, फिर बीच में रात को चली जाए तो भी इतने थके हुए होंगे गांव वाले, सो जाएंगे और सुबह जल्दी जल्दी भी हो जाएगी, जैसे पंप चलाना हो खेत में कुछ भी काम हो वो सब कर सकते। मतलब आज भी ऐसे गांव है इंडिया के जहाँ पे बिजली तो पूरे सारे गांव में पहुंच गई है, इंडिया के सारे गांव में बिजली तो पहुंच गई है, लेकिन 24 घंटे बिजली नहीं पहुंची, मतलब कंटिन्यूअसली बिजली है, जैसे हमारे घर पे 24 घंटे बिजली होती है मोस्ट प्रोबेबली, शायद वीक में एक बार पावर कट होगा, वो भी कोई एक्सीडेंट की वजह से या कोई रिपेयरिंग काम की वजह से, ऐसा नहीं कि अचानक से चली गई पहले जैसा केस। तो एक वीक में एक बार, मैक्सिमम 2 बार, अदरवाइज यहाँ पर तो रोज एक बार, तो रोज एक बार वाला कंडीशन थोड़ा सोचो, बार बार पावर जाए कैसे, कितना मतलब गुस्सा भी आ रहा है, इरिटेशन होने लगे। सोचो ये हमारा बोर्ड चालू होने में कितना टाइम लगेगा, तुम लैपटॉप पे काम कर रहे हो, वापस लैपटॉप ऑन करो, कितना टाइम होगा, शटडाउन हो गया वापस शुरू होगा। ये तो बहुत छोटे छोटे मतलब चीज़ें बताई, बट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। देन उत्तर प्रदेश एंड गुजरात होल्ड फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस रेस्पेक्टिवली इन द बायोगैस। देखो नेचुरल गैस में हम आगे, अच्छी रिफाइनरी सबसे अच्छी, मिनरल ऑयल में भी हम आगे, सोलर पैनल में भी हम आगे, एंड बायोगैस में भी देखो उत्तर प्रदेश एंड गुजरात। इसीलिए गुजरात को बिजनेस हब बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा बिजनेस करना हो तो इंडस्ट्रियल बिजनेस में भी कौन सा, नॉट ऑफिस वर्क, इंडस्ट्रियल वर्क, इन द फील्ड वर्क, ओके, बोला जाता है गुजरात को। तो उत्तर प्रदेश और गुजरात में लार्जेस्ट बायोगैस प्लांट हैज बीन इंस्टॉल्ड एट द मैथान नियर सिद्धपुर इन गुजरात, which is run on collective basis। तो भाई कलेक्टिव बेसिस पे बायोगैस तो कलेक्टिव बेसिस पे रन होगा ना, उसमें डालना पड़ेगा कूड़ा कचरा, अगर तुम डालोगे ही नहीं और बोलेगे प्लांट कैसे चलेगा, ओके, तो अंदर इनपुट तो डालना पड़ेगा तब जाके होगा। सो other biogas plant is operational condition are located at Rudratal of the Skroi तालुका of Ahmedabad and दांतीवाड़ा इन बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट। तो बाकी जो जहाँ चल रहे हैं ऑपरेटिंग कंडीशन में है बायोगैस वो ये है जगह, दांतीवाड़ा बहुत बार पूछा जाता है, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर, ओके। मोर ओवर प्लांट्स विच आर यूज्ड इंक्रीजिंगली एंड फंडेड बाय इंडिविजुअल आर कलेक्टिवली, ओके। तो मतलब प्लांट्स जो है उसका भी यूज होता है, जो भी डिग्रेड करने के लिए यूज हो वो, और उसको इकट्ठा किया जाता है, मतलब एक्सक्रीशन। देखो तुमने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे हम ऐसा चीजें यूज कर लेते हैं। सो आगे देखते हैं जियोथर्मल एनर्जी, ओके। जियो मतलब क्या, नॉट JIO जियो अपना रिलायंस जियो, ओके। जियोथर्मल एनर्जी मतलब जमीन। तो हमारी जो जमीन है उसका भी टेम्परेचर है, हमें पता ही है कि जैसे जैसे हम डीप डाउन लैंड में जाए, सॉइल में जाए, तो वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ओके। और सेंटर में तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ हम जा ही नहीं सकते, क्योंकि कोई मेटल हमारा बॉडी भी पिघल जाएगा और हम कोई मेटल लेके गए वो भी पिघल जाएगा, ओके। मतलब ऐसी कोई क्रेन लेके गए, कोई मशीन लेके गए ना, तो वो भी पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, उतना ज़्यादा टेम्परेचर है। उतने नीचे जाने की तो बात हम नहीं कर रहे हैं, बट धीरे धीरे अगर नीचे जाए तो नीचे क्या है, गर्मी है, हीट है, और यहाँ पे ऊपर नहीं है, राइट। तो वो जो नीचे गर्मी है उसका हम यूज कर सकते हैं, कैसे देखते हैं। The thermal energy from the interior of the earth comes to the surface of the earth in the form of geysers और से hot spring। तो geysers और से hot spring जिसे हम बोलते हैं ना
गर्म पानी के फव्वारे, ओके, जैसे ज्यादातर हमारे पिलग्रिमेज धार्मिक स्थलों पे होते हैं कि भाई गर्म पानी के कुंड बोलते हैं हम, कुंड, ओके। तो वो गर्म पानी कैसे हुआ, स्पिरिचुअल उसका जो भी हो वो अलग है, साइंटिफिक उसके साथ कनेक्टेड ही है। स्पिरिचुअलिटी एक साइंस ही है, हम समझते नहीं है इसलिए, दैट इज द प्रॉब्लम। बट बात करते हैं साइंस ही है वो क्या, जियोथर्मल एनर्जी। वो सब जगह पे क्यों ऐसा नहीं होता भाई, एक पर्टिकुलर जगह पर बहुत ज़्यादा जियोथर्मल एनर्जी स्टोर्ड है। अब टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पर, तो नीचे ऐसा समझो कि कहीं बारिश का पानी गया, कोई भी पानी मतलब बारिश का पानी और झरने वरने में है, वो पानी नीचे ज़मीन के अंदर सोख हो गया, पर ज़मीन के बीचों बीच है। अब वैसी जगह ज़मीन के पास वो पहुँच गया जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, वैसी जगह वो पानी पहुँच गया। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है मतलब पानी क्या हो जाएगा, स्टीम हो जाएगा। और अगर पानी स्टीम हो गया तो स्टीम की डेंसिटी कम होती है और पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए वो नीचे जाता है। स्टीम की डेंसिटी कम होती है इसलिए वो कहाँ जाती है, ऊपर जाती है। तो अब जहाँ जहाँ पे ज़मीन में क्रैक्स होगी, क्रैक्स, ओके, वो क्रैक्स में से वो स्टीम ऊपर आ जाएगी, ओके। और ऐसा समझो कि ये ज़मीन है, उसके ऊपर ऐसे तालाब है, कुंड है, तालाब है, मतलब वहाँ पे पानी है और उसके नीचे ही क्रैक्स है। तो ये जो स्टीम ये क्रैक्स में से ऐसे ऊपर आ जाएगी और ये पानी के साथ मिल जाएगी, और ये स्टीम पानी के साथ मिल जा रही है तो पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और इसलिए हम बोलते हैं गर्म पानी हमें मिला। अंडरस्टूड। बट जहाँ जहाँ पर हम पानी नहीं है फिर भी स्टीम, पानी ना हो तो स्टीम तो निकलने वाली ही है, ओके। तो क्रैक्स में से हमें लगेगा ये, जैसे कि चाय पीते हैं हम, बहुत गर्मा गर्म चाय हो, ओके, या गर्मा गर्म खाना हो, तो उसमें से कैसे धुएं निकलते हैं, स्टीम, दैट इज द स्टीम एक्चुअली, ओके। कि जो अंदर पानी था वो सब बॉईल हो गया, ओके, और स्टीम बन के निकल रहा है। चाय में से कैसे धुएं निकलते हैं सुबह सुबह, अगर बहुत गर्म चाय ले ली तो ऐसे धुएं निकलेंगे, दैट इज द स्टीम। तो सोचो कि अगर पानी है तो वो पानी को गर्म कर देगा, लेकिन पानी नहीं है, जमीन ही है, और जमीन में क्रैक्स है तो जमीन के अंदर से ऐसे निकलते हुए दिखाई देगा। तो दैट इज, ये स्टीम को हम यूज कर सकते हैं, ट्रैप कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। और वैसे अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करो उसे हम क्या बोलते हैं, जियोथर्मल एनर्जी। So due to the heat, these are transformed into the vapor, मतलब steam. This vapor exerts upward pressure on the groundwater, which releases energy. मतलब अगर पानी है उसको भी ऐसे प्रेशराइज करेगा, ओके। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है, मतलब वो तो ऊपर ही जाएगी। तो पानी को भी नीचे अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर पानी होगा ग्राउंड अर्थ क्रस्ट के पास, तो वो स्टीम आएगी और ऐसे पानी को ऐसे धक्का मारेगी, ओके, लाइक दैट। जैसे लावा देखा होगा तुमने, वॉल्केनो इरप्शन टीवी में, ओके। तो वॉल्केनो इरप्शन और लावा कैसे, जमीन में से ऐसे लावा निकलता है, मतलब ऐसे निकलता है ऐसे आंख जैसा, और फिर बैठ जाता है, गर्मी होता है, बहुत सालों तक गर्म रहता है वो, और फिर ऐसे ही पड़ा रहे तब जाके वो ठंडा होगा, फिर उसमें से रॉक्स और माउंटेन्स बन जाएंगे वही लावा में से। लेकिन जब निकला तब तो इतना गर्म है, हम पकड़ेंगे तो हमारा हाथ भी जल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, ओके, लाइक इतना ज्यादा। So, by using this energy, the geothermal energy is obtained. यही स्टीम का यूज करना है, उसको जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। हॉट वाटर स्प्रिंग्स इन गुजरात आर लोकेटेड लसुंद्रा, उनाई, तुवा एंड तुलसी श्याम। तो ये सारी जगह पे गुजरात में हॉट स्प्रिंग देखने को मिलती है। लसुंद्रा मैं गया हूँ यहाँ पे, और उनाई तुम लोग शायद गए होंगे, सूरत के पास जो है वो उनाई, लेकिन अब वहाँ पे टेम्परेचर कम हो गया है और पानी भी नहीं है, तो गर्म पानी नहीं होता। लास्ट टाइम जब मैं उनाई गया था, उससे पहले भी गया था, बट लास्ट टाइम जब उनाई गया था तब वहाँ के चैरिटेबल ट्रस्ट ने, ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि अब भाई ऐसा नहीं है, ओके, अब ऐसा नहीं है, ऐसे बोला था। सो लसुंद्रा भी, मतलब रिलीजियस कंसेप्ट से देखें तो ये पानी से नहाना अच्छा होता है, ओके। तो यहाँ 2 जगह तो मैं नहाया हूँ, फिर तुवा एंड एट तुलसी श्याम, ये भी फेमस जगह है, मैं गया नहीं हूँ, बहुत सुना है, देखेंगे, ओके, पता नहीं कहाँ है तुलसी श्याम। अच्छा, देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग जियोथर्मल एनर्जी फ्रॉम देम, यहाँ से जियोथर्मल एनर्जी निकलने की पॉसिबिलिटी, यूज करने की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है टाइडल एनर्जी, द प्रोसेस ऑफ, अब देखो टाइडल एनर्जी, टाइड मतलब क्या, भरती અને ઓટ આપણે कहिए थे, ओके। सो टाइड मतलब जो पानी है वो आ जाना, कहाँ से आएगा भाई, नया पानी कैसे आएगा, नया पानी नहीं, ओशन का पानी आता है। क्यों आता है भाई अचानक से, रिवर तो ऐसे फ्लो हो रही है तो उल्टी की फ्लो होने लगती है, क्योंकि मून के अट्रैक्शन की वजह से, ओके।
तो मून की अट्रैक्शन मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, तो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो वाटर जो है वो अट्रैक्ट होता है, और दैट्स व्हाई ये हम क्या बोले टाइड इन। और जब वो मून थोड़ा दूर चला जाएगा तो पानी वापस ओशन में चला जाएगा, उसको बोलेंगे टाइड आउट। तो टाइड इन टाइड आउट, इससे कैसे भाई कुछ यूज होगा, इससे भी यूज होगा क्या कि ऐसा समझो कि ये हमारी जमीन है और फिर ये ओशन है, ओके, यहाँ से ये ओशन आ गया, अब ये पूरा पानी भरा हुआ है, और ये ओशन का बेस है, ये ओशन का बेस है, ओके, और ये हमारी रिवर यहाँ से आ गई और ये ओशन में जाके मिल गई, ओके। अब होगा क्या कि हमने यहाँ पर डैम लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, कहाँ पर, जहाँ से ये रिवर में आना शुरू होता है ना, सपोज यहाँ पर ही हमने ये डैम लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। अब क्या किया हमने, यहाँ से होल कर दिया, होल, ओके, ये खाली जगह है। तो जब टाइड इन होगा तो ओशन का पानी रिवर में आ रहा है, तो यहाँ से पानी जाएगा सारा, ये गया गया गया, तो ये रिवर का लेवल जो है ना वो बढ़ जाएगा ऐसे, क्यों, क्योंकि यहाँ से पानी आ रहा है ना। तो जब तक टाइड इन है वो सारा पानी ये साइड आ रहा है, ओके। जैसे ही टाइड आउट होना शुरू हुआ ना, हमने ये दरवाजा बंद कर दिया, ये दरवाजा बंद कर दिया मतलब वो साइड वाटर लेवल ज्यादा हो गया। अब वो साइड वाटर लेवल ज्यादा है, अब थोड़े टाइम के बाद हम सपोज यहाँ पे एक टरबाइन लगा देते हैं और पाइपलाइन थ्रू ये पानी को डालते हैं यहाँ पर, और ये टरबाइन घूमता है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जैसे हम डैम में कंस्ट्रक्ट करते हैं, पानी डालेंगे टरबाइन पे, टरबाइन घूमेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो वैसे ही हमने टरबाइन घुमाया और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। समझ में आया? ओके। जैसे कि उस साइड ओशन है, इस साइड रिवर, ये टाइड इन है, ये मैंने खोल दिया, वहाँ से सारी एयर सारा पानी ये साइड आ रहा है, भर गया भर गया भर गया। अब जैसे ही टाइड आउट गया मैंने ये बंद कर दिया, मतलब वो साइड का पानी इस साइड भर गया। अब मैं टरबाइन लिया, टरबाइन है, ये सारा पानी इकट्ठा ही है, पाइपलाइन थ्रू वो टरबाइन में ऐसे डाल रहा हूँ, तो टरबाइन में गया और फिर वापस जहाँ जाना था वहाँ ओशन में चला गया। ये टरबाइन घुमा तो मुझे इलेक्ट्रिसिटी मिल गई, प्रोड्यूस हो गई। समझ में आया? इसी को बोलते हैं टाइडल एनर्जी। चलो, द प्रोसेस ऑफ टाइड्स एंड एब्स, टाइड इन एंड टाइड आउट, टाइड इन को टाइड्स ही बोलते हैं और टाइड आउट को एब्स बोलते हैं। ओके, अगर टाइड इन टाइड आउट बोलो तो फिर एब्स वर्ड यूज मत करना, और टाइड इन और टाइड आउट ऐसा नहीं बोलोगे और सिर्फ टाइड बोलोगे तो फिर भर्ती मतलब टाइड और एब मतलब ओट, मतलब वापस जाने को ओट बोलते हैं। ओके, उसको एब बोलते हैं। कंटिन्यूस कॉन्स्टेंटली इन ऑल ओशंस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, पूरे ही ओशन में ऐसा होता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून। मैन यूटिलाइजेस दिस पावर ऑफ वाटर। देखो कहाँ कोई भी चीज नहीं छोड़ रहे हम, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून और सन है उसका भी हम यूज, अरे ऐसा हो रहा है चलो तो यहाँ भी बीच में टरबाइन डाल दो, फायदा हो गया। सोचो कहाँ कहाँ दिमाग लगाया हुआ है हमने, यहाँ कुछ कर दो फायदा हो जाएगा। ये सब वेस्ट है, ये वेस्ट को सड़ने दो और सड़ने दो, वो गैस मिलेगा, फिर उसका फर्टिलाइजर, कहाँ कहाँ दिमाग लगाया है लोगों ने। ओके, और नहीं तो फिर वो तो वेस्ट था, हम तो ऐसे ही छोड़ देते। ओके, छोड़ देते तो फिर कुछ हम तो यूज नहीं कर पाते। अभी तो जैसे सनलाइट है तो सनलाइट का हम क्या यूज करते, बाहर जाएंगे थोड़ी सनलाइट लेंगे, दैट्स इट। सोलर पैनल डाली तो सोचो इतने सालों तक सोलर पैनल का हमने यूज ही नहीं किया, मतलब टेक्नोलॉजी नहीं थी, बट टेक्नोलॉजी होती तो सोचो टेक्नोलॉजी होती तो हम सन का यूज कर सकते थे। दैट इज द थिंग। चलो सोचो, जो सतयुग था लाखों सालों का, फिर त्रेता युग था वो भी लाखों सालों का, फिर द्वापर युग था वो भी लाखों सालों का, और अभी कलयुग चल रहा है वो भी लाखों सालों का है कलयुग। ये सारे युग में एक ही सन है पहले से, मतलब यही कोई अभी हमने जैसे बात की कि वो टाइम का कोई नहीं है हमारे पास कि बताए कि भाई बताओ कैसे कोल जनरेट हुआ। अभी सन आ जाए हमारे पास, सूर्य नारायण जी आ जाए तो हम उनको पूछ सकते हैं। ओके, तो बताओ ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ, क्योंकि आपने तो देखा है, क्योंकि आप तो थे और अभी भी हो। ओके,
लाइक दैट। मतलब सोचो वही सन जिसको हम सपोज आज प्रणाम कर रहे हैं, तो कलयुग मतलब द्वापर में भी वही थे, महाभारत के टाइम पे भी वही थे, रामायण के टाइम पे भी वही थे। ओके, शिव जी की स्टोरी चल रही थी तब भी वही थे, पहले से वही है। और ये एक सन की बात है, सिर्फ एक सन, और वैसे करोड़ों सन है। मतलब ये हमारा सन जिसकी एज हमने बोली 450 करोड़, 450 करोड़ ऑफ इयर्स की लाइफ है। किसकी? हमारे सन की। 450 करोड़, 450 करोड़ इयर्स खत्म हो गए तब हमारा सन ब्लास्ट हो जाएगा। सन, हाँ, अर्थ तो उससे पहले ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। अभी बढ़ रहा है, अब धीरे 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 क्या होगा, और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, और फिर एक डाउन आएगा कि अब कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। फिर एट लास्ट तो क्या होगा, फटने वाला है, मतलब ज्यादा ही होता रहेगा टेम्परेचर, लेकिन बीच में ये ड्रॉप भी आएगा। वो कभी डिस्कस करेंगे, वो तो साइंस का टॉपिक है, ये भी एक अलग ही साइंस है। ओके, बट अगर बड़ा देखा जाए तो वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा। मतलब आज से बहुत सालों पहले नॉर्मल टेम्परेचर रहता था 20 डिग्री सेल्सियस, अब उसके बाद नॉर्मल टेम्परेचर रहता है 30, अभी नॉर्मल टेम्परेचर रहता है 40। मैं यहाँ ये जगह की बात कर रहा हूँ। फिर और आगे जाके नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा 50। सोचो अभी हमें 50 में मतलब हम बौखला जाते हैं, अरे यार कितनी गर्मी है। ओ ओके, एक टाइम ऐसा आएगा जो 50 टेम्परेचर नॉर्मल होगा। सोचो तो हमें क्या क्या हमारे दिमाग में, हमारे कपड़ों में क्या क्या डेवलपमेंट करना पड़ेगा, सो दैट हम 50 वाले टेम्परेचर पे भी बौखलाए नहीं और आराम से, हाँ ठीक है, कोई ना कोई ऐसी कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी को डेवलप करना पड़ेगा जिससे हम ठंडे रह सके। कुछ ऐसे ड्रिंक्स बनाने पड़ेंगे जिससे हमें ज़्यादा इफेक्ट ना हो, कुछ ऐसे कपड़े बनाने पड़ेंगे कि ज़्यादा इफेक्ट ना हो। नहीं, वो एड्स आती है, वो एक एड आती है जिसमें वो पीछे पीछे एसी लेके चलता है, वो कोई ऑयल या पाउडर की, डर्मीकूल या किसी की ऐड है, तो वो ऐसे बंदा, शाहरुख खान की ऐड थी शायद, कि वो चलता है और वो पीछे पीछे एसी लेके चलता है। ओके, एसी साथ में ऐसे लेके चलता है, तो मतलब कि इसको कभी भी गर्मी ना लगे, तो वो बोलता है कि इससे अच्छा है पाउडर लगा दो, पाउडर की ऐड है, तो वो पाउडर ठंडक देता है। ये तो एक इमेजिनेशन है, लेकिन ऐसा सच में रियलिटी बनानी पड़ेगी, तब जाके हम जी पाएंगे। नहीं तो इतना टेम्परेचर हाई होने वाला है, इतना हाई होने वाला है कि लाइफ पॉसिबल ही नहीं होगी। तो सन की एज है 450 करोड़, अर्थ तो बहुत पहले ही खत्म हो जाएगी, और अर्थ से भी पहले हम लोग खत्म हो जाएंगे। फिर जब ये एक सन का एज खत्म होगा, तब जाके तुरंत एक नया सन भी इमर्ज होगा, नए सन का बर्थ होगा। फिर नए सन का बर्थ हुआ तब ठंडा टेम्परेचर है, फिर चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। फिर एक टाइम आएगा जब ह्यूमन बीइंग, मतलब कोई एनिमल आएगा, एनिमल्स के भी लाखों साल चलते जाएंगे, फिर ह्यूमन बीइंग्स आएंगे फिर से। ओके, और वो जो टाइम पीरियड है, एक सन खत्म हो गया और दूसरा सन, इसी को बोलते हैं प्रलय। ओके, जो हम बोलते हैं ना कि कलयुग में प्रलय होगा और फिर से सतयुग शुरू होगा, तो बहुत टाइम है प्रलय में। ओके, कलयुग के कितने साल है पता है? 4,32,000 ईयर्स। कितने? 4,32,000 ईयर्स का पूरा कलयुग है, और अभी कितने खत्म हुए हैं? 5,000। कृष्ण, ऐसे माना जाता है कि कृष्ण जी ने जब ये बॉडी 5 तत्वों से बनी हुई बॉडी छोड़ी थी, मतलब जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में डेथ बोलते हैं। ओके, कृष्ण जी ने जब ये बॉडी छोड़ी थी तब से कलयुग स्टार्ट हुआ, द्वापर के बाद कलयुग, तो वो टाइम को 5,000 साल हुए हैं। मतलब अभी भी 4,27,000 ईयर्स बाकी है, उसके बाद सतयुग आएगा। अलग अलग कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट ऐसा भी है कि हम एकदम वर्ज पे है, ये मतलब ट्रांसफॉर्मेशन पे है। जैसे ये मैंने बताया, वो बहुत कुछ पहले पढ़ा लिखा सुना है, उसमें से बताया। ब्रह्मा कुमारीज में जो बताते हैं उसमें बोला जाता है कि 5,000 साल का ही पूरा चक्र होता है। तो 1250 ईयर्स का 5,000 साल मतलब 1250 ईयर्स का एक युग, दूसरे 1250 ईयर्स मतलब आधा हो गया 2500 ईयर्स, और बाकी 2500 ईयर्स तो हो गए 5,000 साल। 5,000 साल में पूरा एक चक्र हो जाएगा। मतलब पहले 1250 सतयुग, बाकी के 1250 त्रेता, फिर 1250 द्वापर, और लास्ट के 1250 कलयुग। तो हम लास्ट के 1250 में है, मतलब सतयुग नजदीक ही है। वो कंसेप्ट से ऐसा बताया जाता है।
डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट है, हम अपने एक्सपीरियंस करो। हम देखो ये तो बाहर की और हमारे स्क्रिप्चर्स की बहुत सारी बातें हैं जो हम पढ़ते हैं। मेन तो क्या है, जैसा हम सोचते हैं ना वही युग में हम जी रहे हैं। ओके, मतलब अगर तुम बहुत ही अच्छा देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, बोल रहे हो, दिमाग में पूरा अच्छी बातें ही है, तो यू आर इन सतयुग। और हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, ध्यान नहीं लगता कहीं पे, और मुंह से सही बात ही नहीं निकलती, झगड़ा हो जाता है। ओके, गंदा गंदा सोचते हैं, गंदा बोलते हैं, गंदा करते हैं, तो कुछ कलयुग बाहर नहीं है। मतलब वो स्वर्ग और नर्क भी हमारे अंदर ही, अच्छे स्टेट में हो, फिजिकल स्टेट में तो स्वर्ग, एकदम बकवास स्टेट में हो तो नर्क, सब एक ही लाइफ में है सब कुछ। ओके, सो अब बात करते हैं हम दी अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये किसकी बात चल रही है? टाइडल की। सो मैन यूटिलाइजेस दिस पावर ऑफ वाटर। टाइडल वाटर्स हैव मोर पावर। अ टर्बाइन इज कनेक्टेड with it to generate electricity. In 1910, France started this project to get electricity with the help of tides and ebbs. France ने स्टार्ट किया था 1910 में, मतलब आज से 120 साल पहले। As India has a long coastline, it has the potential to generate such energy. हमारे पास भी इतनी सारी कोस्ट लाइन है, इतनी बड़ी 7,500 किलोमीटर, मैंने जैसे बताया। तो जैसे विंड एनर्जी भी वहाँ ज़्यादा जनरेट होती है, तो टाइड इन टाइड आउट कहाँ आएगा? ओशन के बैंक पर, मतलब जहाँ रिवर और ओशन मिल रहा हो वहाँ पर। तो इतना ज़्यादा ओशन है हमारे पास, कोस्ट लाइन, तो हमारे पास भी ऐसा है। दिस प्रोजेक्ट हैज बीन स्टार्टेड इन द गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खंभात। तो गुजरात में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंभात में। तो जैसे मैंने बताया, तो ये वाला जो है एरिया, ये है हमारा गल्फ ऑफ खंभात, और ये वाला जो एरिया है ये है हमारा गल्फ ऑफ कच्छ। जहां पे ऐसे कोना बन जाए, जहां पे जमीन भी है और ओशन भी है, उसे बोला जाता है गल्फ। मतलब वहां पे ऐसे पानी अचानक से जमीन नीचे चली गई, मतलब दरिया का पानी बहुत ज्यादा है वहाँ, ओशन का पानी। ओके, सो गल्फ ऑफ खंभात, और ये ऊपर वाला है द्वारका साइड, दैट इज गल्फ ऑफ कच्छ। कच्छ साइड जो है गल्फ ऑफ कच्छ। ओके, तो ये दो जो जगह है वहां पे हमने ये यूज स्टार्ट कर दिया है। कितना बाकी? ओ इतना ही बाकी है। अरे इतना ही है, 10 मिनट्स। हाँ 10 मिनट्स। हाँ, मिनरल प्रिजर्वेशन। तो अब हमें ये सारे जो मिनरल्स है उसके प्रिजर्वेशन के लिए, मतलब संभालने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तो कौन से? जो कन्वेंशनल है वो। ओके, जैसे कोल है, मिनरल ऑयल है, नेचुरल गैस है, उसको संभालो क्योंकि वो तो लिमिटेड क्वांटिटी में है। सो मिनरल्स आर नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। भाई नेसेसरी तो है ही, जीने के लिए भी और डेवलपमेंट के लिए भी। मैन हिमसेल्फ हैज टू थिंक अबाउट सर्टेन पॉइंट्स अबाउट दिस। तो हमें ही सोचना पड़ेगा इस सब के बारे में। जैसे मैंने तुम्हें लास्ट टाइम भी बताया था, थोड़ा स्टोरी लाइन कनेक्ट करके पढ़ाई करना। तो वैसे पढ़ाई स्टार्ट की या नहीं की? ओके, एसएसटी एटलीस्ट जितना हमारा चल रहा है, ओके 6 चैप्टर हमारे हो गए, ये 7वां चैप्टर है। ओके, तो वैसे ही तुम्हारे भी एटलीस्ट साथ में चैप्टर कंप्लीट करते जाओ। ओके, अभी पढ़ना एकदम अच्छे से स्टार्ट कर दो। पेरेंट्स को और टीचर को टेंशन तो आ गया है, तुम लोगों को आ जाए तो काम बनेगा। ओके, सो अच्छे से आ जाए, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ तुम्हें टेंशन आना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ कि पढ़ाई ज़्यादा करो। ओके, मज़े लेके पढ़ना है। चलो मज़ा आएगी, पढ़ेंगे, देखते हैं भाई, मेहनत करेंगे। 2 ही तो महीने की बात है, फिर वापस नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ। 2 महीने ही है। अगर ऐसा लग रहा हो यार कितना बोरिंग है, संभाल 2 महीने के लिए है, फिर मज़े ही मज़े है। लाइक दैट, वैसा सोच के काम करते रहो। The efficient and well planned use of minerals is the preservation of minerals. तो भाई efficient and well planned use हो, मतलब efficient use मतलब सबसे अच्छा यूज जिसमें लॉस कम हो, कम से कम हो, और प्लान्ड यूज हो, मतलब कि भाई ऐसे नहीं कि हाँ ऐसे ही यूज कर लो। सोचो अभी गवर्नमेंट 40 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल कर दे तो क्या होगा? फालतू में पेट्रोल लेके घूमेंगे, मतलब गाड़ियाँ लेके घूमेंगे। ओ भाई, हम तो पहले सूरत तक ही जाते थे क्योंकि उससे ज़्यादा तो फिर महंगा पड़ जाएगा, तो अब तो मुंबई तक चले जाएंगे। क्यों? पेट्रोल आधा हो गया इसलिए, सस्ता हो गया इसलिए। ये मेंटालिटी है ह्यूमन बीइंग की।
तो गवर्नमेंट उसको ज़्यादा ही रखेगी कि भाई ये सस्ता कर दिया तो ये ख़त्म कर देंगे पेट्रोल। जो पेट्रोल 2060 में कंप्लीट ख़त्म होने वाला था वो इंडिया के पास सपोज 2030 में ही ख़त्म हो जाएगा। तो मतलब हमने 30 साल जो लोग जीने वाले थे उनके पास से पेट्रोल छीन लिया। अगर बहुत ज़्यादा यूज़ किया और ख़त्म कर दिया मतलब क्या, वैसे अभी जो रेट है वही रेट पे अगर हम यूज़ करते रहे तो भी एक एनालिसिस आ गया है कि 2050 2060 तक ख़त्म हो जाएगा पेट्रोल। तो सोचो अभी जितने रेट पे यूज़ कर रहे हैं उससे ज़्यादा रेट पे यूज़ करने लगे तो 2050 में नहीं 2030 में 2035 में ही ख़त्म हो जाएगा। फिर बाकी फिर हमारे बच्चों के पास तो मतलब ऐसा पहले गाड़ियाँ आती थी जो पेट्रोल पे चलती थी, क्या किस पे चलती थी, पेट्रोल, ये क्या होता है, ऐसे वैसे हो जाएगा। ओके चलो, minerals are used in unrestricted manner by exporting them to on foreign exchange for its own development। देखो मिनरल का यूज होता है कैसे, उसको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज आएगा, मतलब जो जैसे हमने श्रीलंका को पेट्रोल बेचा तो वो श्रीलंका की पैसे देगा हमें, वहाँ जो करेंसी चल रही होगी वो, तो वहाँ जो करेंसी चल रही होगी वो हम स्टोर करेंगे। अब जब हमें वो नेशन से पास कुछ चाहिए तो जब हम लेंगे ना उसके पास से तो हम पहले उसकी करेंसी उसको देंगे, ये ले तूने पेट्रोल लिया था मेरे के पास से तो तेरे पैसे मेरे पास पड़े, ये तू ले, उसके बाद में इंडियन करेंसी दूंगा। ओके, और तब तक उनकी करेंसी की वैल्यू अप हो जाएगी क्योंकि बेसिकली सब लोग ग्रोथ ही कर रहे हैं, तो उनकी करेंसी की वैल्यू ऐसा समझो अभी सपोज 50 चल रहा हो तो फ्यूचर में हो जाएगा 80, तो हमने स्टोर किया है 50 रुपीज़ में, अब जब हम बेच रहे तो उसकी वैल्यू 80 है, मतलब सपोज 100 है सामान, तो पहले सपोज 1 कॉइन देना पड़ता था, पहले कोई दो कॉइन देने पड़ते, लेकिन अब 1 कॉइन देंगे और हमारा काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका भी डेवलपमेंट होगा। मतलब इन शॉर्ट फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा। फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन की करेंसी हमारे पास बढ़ेगी, समझ में आया? ओके, एक्सपोर्ट करेंगे तो, इंपोर्ट करेंगे तो हमारी करेंसी की वैल्यू क्या होगी? डाउन। जितना ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं कि भाई चलो पेट्रोल मंगवा लो सऊदी अरेबिया, कुवैत, ओमान, वहाँ से सबसे पेट्रोल मंगवा लो, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी कर दो और हमारे गवर्नमेंट इंडियन पीपल के लिए 50 रुपये लीटर कर दो, तो वो तो मज़े में आ जाएंगे और फिर वोट दे देंगे और प्राइम मिनिस्टर बना दिया। लेकिन फिर जब उनको वापस भी देना है ना भाई पैसा, कि इतने पैसे में लिए तो वो पैसा देना तो पड़ेगा, कहाँ जाएगा फिर वो पैसा? फिर गवर्नमेंट 50 के 200 कर देगी, फिर हम बोलेंगे गवर्नमेंट ने क्या किया? तो गवर्नमेंट ने तो इलेक्शन आया था इसलिए कम किए थे और तुमने वोट दे दिया, अब उनका काम हो गया, अब भरो 4 साल के लिए ज़्यादा पैसे, लाइक दैट। This is why the preservation of minerals has become necessary। इसीलिए नेसेसरी है। एंड द लास्ट टॉपिक, रेमेडीज फॉर मिनरल प्रिजर्वेशन, मतलब कि इससे पहले देखो तुम्हें क्वेश्चन कैसे, नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स और नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेस, और तो ये नीड और से रिक्वायरमेंट वो सबके लिए पहला वाला थियरी। अब डायरेक्टली ऐसे पूछ ले तो तुम्हें समझ में आ जाएगा भाई लास्ट थियरी है रेमेडीज ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन, बट कुछ भी पूछ सकते हैं, ऐसा भी पूछ सकते हैं हाउ टू कंजर्व नेचुरल मिनरल्स, कैसे करें में भी यही आएगा, व्हाट आर द स्टेप्स टू बी टेकन टू कंजर्व द मिनरल रिसोर्सेज, तो भी यही आएगा, व्हाट मेथड वी कैन यूज सो दैट मिनरल्स विल बी यूज्ड प्रॉपर्ली, तो भी यही आएगा। क्वेश्चन कोई भी तरह से बनाए तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, इतना तो समझ में आना ही चाहिए भाई तुम 10th के लेवल पे कि भाई ये जो पूछ रहे हैं वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो अलग अलग मेथड से पूछे तो भी हमें पता है कि अच्छा ये ऐसा बोल रहे हैं कि भाई मिनरल्स को संभाले कैसे, ये ऐसा बोल रहे हैं कि मिनरल्स को सेव कैसे करें, ये ऐसा बोल रहे हैं कि लॉन्ग टाइम तक मिनरल कैसे चलता रहेगा, उसके स्टेप्स कौन से हैं, वो सबका आंसर एक ही है। अंडरस्टूड? ओके, सो यूज ऑफ प्रॉपर टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो मिनरल्स बचेंगे हमारे पास। कैसे? देखो, इफ अ प्रॉपर टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू ऑब्टेन मिनरल्स, द वेस्टेज ऑफ मिनरल्स कैन बी रिड्यूस्ड।
अगर सही सही मेथड हम यूज़ करें तो जो वेस्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। मतलब ऐसे समझो कि जैसे मैंने तुम्हें बोरवेल का बताया, मिनरल्स का बताया, मिनरल ऑयल्स का, तो हम ऐसे पंप डाल दिया, हमें पता चल गया कि भाई नीचे ऑयल है, ओके, अब पंप डाल दिया और वो पंप से ऑयल ऊपर आ रहा है, फिर यहाँ से हम भेज रहे हैं जामनगर। तो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था ये अभी स्टार्टिंग में। अब ये पंप से ऑयल निकाला, तो जैसे कि कभी कभी देखा होगा हमने रास्ते पे कि पानी का पंप चल रहा होता है, उसमें से पानी के फव्वारे निकलते हैं, फाउंटेन निकलता है, थोड़ा थोड़ा ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते रहते हैं, ड्रॉप 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 भी गिरता रहता है। और फिर ट्रेन में जा रहा है, बॉक्स में पैक कर दिया, अब ट्रेन में जा रहा है, तो ट्रेन में भी पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, तो बॉक्स में होल हो गया ये वो, तो वहाँ पे भी, वहाँ से भी क्रैक हो गया थोड़ा सा, ये ड्रॉप हो गया, तो वहाँ से भी थोड़ा 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 लीक हो रहा है। ये सारे क्या है, वेस्टेज। तो अब इसमें हम ऐसा पंप यूज करें कि कहीं पे लीकेज हो ही ना, और लीकेज हो तो पंप बंद हो जाए। टेक्नोलॉजी ना, लीकेज हो तो क्या हो जाए, पंप बंद हो जाए। अभी तो ऐसा सब आ गया है कि हम गाड़ी में ना हो तो गाड़ी लॉक हो जाए ऑटोमेटिक, टेक्नोलॉजी, ओके, कि गाड़ी में हम नहीं है तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी, फिर खोलनी हो तो तुम्हारे पास की चाहिए। अब तो की भी नहीं, फिंगरप्रिंट ही चलता है। लेटेस्ट जो कार्स आई है उसमें भी फिंगर लॉक में ही फिंगरप्रिंट्स आ गया है, की जरूरत ही नहीं, लाइक दैट। तो ये सब टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी का अच्छे से यूज करेंगे सो दैट हम प्रिजर्व ज्यादा तक, लॉस कम कर सकें। तो ऐसे सब टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो उसका लॉस कम होगा। रिसाइकलिंग द स्क्रैप ऑफ मिनरल्स लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड टिन शुड बी रीयूज्ड। तो ये सारे जो मिनरल्स है, आयरन है, कॉपर है, टिन है, लेड है, तो ये सारे जो मिनरल्स है, मतलब ऐसा समझो कि ये कोई एक चेयर है, ये चेयर टूट गई, आयरन की है, आयरन और वुड उसमें यूज किया है। वुड तो मान लो कि कोई कंबशन किया, कोई अच्छे यूज कर लियो। आयरन का क्या, वो ऐसे ही भंगार में पड़ा हुआ है। तो भंगार में मतलब क्या, भंगार वाला भाई सब इकट्ठा करके एक इंडस्ट्री को देता है, वो इंडस्ट्री ये जा रहा जो आयरन है उसको गर्म करेंगे, मेल्ट कर देंगे, तो ये सॉलिड फॉर्म में है, वो आयरन कौन से फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। लिक्विड फॉर्म में आने के बाद उसको तुम जो चाहे वैसा शेप दे सकते हो, फिर उसको ठंडा करो तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। तो उसको रीयूज करो, ऐसा बोल रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि पेपर का रीयूज करो, भाई तुमने लिख लिया, नोट्स बना दी, अब तुम पस्ती वाले को दे दो तो पस्ती वाला पेपर इंडस्ट्री को देगा, और पेपर इंडस्ट्री वाले यही पेज में से नए पेज बनाएंगे, जो लिखे हुए तुम्हारे पेज है उसी से नए ब्लैंक पेपर बनाएंगे, टेक्नोलॉजी, ओके। लेकिन हमने ऐसे फाड़ फाड़ के ऐसे रास्ते पे फेंक दिया, तो इसका अब यूज नहीं होगा। समझ में आया, ओके। अल्टरनेट यूज ऑफ मिनरल्स, भाई मिनरल्स का अल्टरनेट यूज करो, दूसरा कुछ अल्टरनेट, दूसरा मेथड। Alternate option should be found out of those minerals which are found in less quantity, solar energy instead of electricity, aluminium instead of copper, CNG instead of petrol। तो ये सारे अल्टरनेट मेथड है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी की बजाय सोलर एनर्जी यूज करो, तो इलेक्ट्रिसिटी वहीं पे आ गई। पेट्रोल डीजल की बजाय CNG यूज करो, ओके। तो ये सारे ही मेथड है। एल्यूमिनियम यूज करो कॉपर की जगह, जहाँ कॉपर यूज करना चाहिए वहां पे क्या करो, एल्यूमिनियम यूज करो। क्यों, क्योंकि कॉपर महंगा है, एल्यूमिनियम सस्ता है, इसलिए। यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल मीन्स ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करो, हाइड्रोलिक पावर प्लांट, विंड टर्बाइन, बायोगैस, टाइडल, जो भी हमने जितने भी देखे, सोलार, ओके। नेक्स्ट सस्टेनेबिलिटी। तो भाई सस्टेनेबिलिटी मतलब यूज भी करना है एफिशिएंट एज वेल एज जिसमें लॉस सबसे कम हो, वेस्टेज सबसे कम हो, फ्यूचर जनरेशन के लिए हम बचा के रखें, वैसे यूज करना है। मतलब मैं बोलूँ कि इलेक्ट्रिसिटी को सस्टेन वे में यूज करो, दैट मीन्स कि जितना ज़रूरी है उतना यूज करना है। कि अभी का टेम्परेचर के हिसाब से सपोज मुझे रेगुलेटर 4 पे रखना हो तो मैं 4 पे ही रखूँगा, फोकट का 5 में मत नहीं करूँगा, तो ऐसे भी ठंड लगेगी, तो ऐसे बैठने से अच्छा है थोड़े आराम से बैठो, ओके, लाइक दैट। AC है तो सपोज हमने टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली सेट कर दिया 27, तो जानबूझ के मैं 22 नहीं रखूँगा, ओके। क्यों, सब लोग ऐसे ठंड में बैठेंगे, इससे अच्छा 27 पे कंफर्टेबल पे बैठो, लाइक दैट। अब ये 5 डिग्री का जो कूलिंग बच गया ना, वो कूलिंग बच गया मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी कम यूज हुई। इलेक्ट्रिसिटी कम यूज हुई मतलब क्या, फ्यूचर के लिए बच गई। कम यूज हुई मतलब फ्यूचर के लिए बच गई, ऐसा ही बोलेंगे हम, ओके। तो इसको क्या बोलते हैं, सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी मतलब यूज करने को, AC मत यूज करो लाइट बिल ज्यादा आता है, नहीं, यूज बंद कर देने का मीनिंग नहीं है।
प्रॉपर यूज करो, जितना चाहिए उतना यूज करो, अगर यूज नहीं है तो बंद कर दो, लाइक और नेक्स्ट जनरेशन के लिए सेव रखो। तो मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द एनवायरनमेंट एंड गिफ्ट द क्लीन एनवायरनमेंट टू द फ्यूचर। तो भाई प्योरिटी ऑफ द एनवायरनमेंट रखनी है और फ्यूचर को भी क्लीन एनर्जी एनवायरनमेंट देना है। अटेम्प्ट शुड बी मेड फॉर पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। तो ऐसे हमें अटेम्प्ट करने चाहिए जिससे कि एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन कम से कम हो। ओके, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आफ्टर द रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स इज कैलकुलेटेड, मतलब तुमने ये जो रिजर्व है मिनरल्स का वो कैलकुलेट कर लिया कि ऐसे 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 सेव करना है। इट कैन बी यूज्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड बाय प्लानिंग इट प्रॉपरली। तो अब तुम्हें पता है कि भाई पेट्रोल इतनी ही अमाउंट में है, तो भाई उसका वैसे प्लान करो कि भाई पेट्रोल मिलना ही बंद हो जाए या फिर उसके प्राइस इतने हाई हो जाए कि लोग यूज करना ही बंद कर दे, सो दैट एटलीस्ट फ्यूचर जनरेशन उसका यूज कर सके। तो अच्छे से मतलब प्लानिंग अच्छे से करो सो दैट वो आगे भी यूज हो जनरेशन के लिए। एंड इट इज नेसेसरी टू प्रिजर्व एंड एनहेंस द मिनरल्स। तो ये नेसेसरी है क्या, प्रिजर्व करना, स्टोर करना, ओके, और एनहेंस करना मतलब उसके यूज का डेवलपमेंट। जैसे कि अभी के इंजन देखो, अभी का जो गाड़ी का इंजन होता है, बाइक का, कार का, किसी का भी, वो आज से सपोज 20 साल पुरानी बाइक या कार ले लो और दोनों में सेम, मतलब कार ले लो मतलब पुरानी कार ना मत ले लो, बट वो जो 20 साल पुरानी कार है, सपोज नई है लेकिन 20 साल पुराना मॉडल है, नई है लेकिन 20 साल पुराना मॉडल है, उसमें इंजन भी कौन सा यूज हुआ है, मतलब सारी टेक्नोलॉजी उसमें जो यूज हुई है वो 20 ईयर्स बिफोर की है, और अभी की आज की टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली एक कार ली वही कंपनी की, और जिसमें टेक्नोलॉजी आज के डेट की है, सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट इंजन, दोनों में सेम पेट्रोल डालोगे तो ये ज़्यादा, पुराना इंजन ज़्यादा पेट्रोल कंज्यूम करेगा और नया इंजन कम पेट्रोल कंज्यूम करेगा। क्यों? क्योंकि नए पेट्रोल इंजन की डिज़ाइन ही वैसे की गई है कि वो कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट दे सके। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी तो पुरानी हो गई है, उसको अपग्रेड किया, अपडेट किया, अंडरस्टूड? तो इसे ही बोलते हैं एनहेंस। तो यूज तो हम कर ही रहे हैं, बचा तो रहे ही है नेक्स्ट जनरेशन के लिए, लेकिन इसे ही बोलते हैं टेक्नोलॉजी का यूज करो सो दैट अभी जो यूज कर रहे हैं वो भी एफिशिएंटली, मतलब हमने एवरेज बढ़ा दिया, ऐसा समझो कि जो 100 रुपीज में तुम जितना किलोमीटर 40 किलोमीटर जा रहे हो, तो टेक्नोलॉजी ऐसे बढ़ाओ कि 100 रुपीज में तुम 40 नहीं 60 किलोमीटर आगे जा सको। कितना सब कुछ एक पॉइंट बुक में नहीं, बट एक पॉइंट, जैसे हम पेट्रोल में ब्लेंडिंग करते हैं, अब इथेनॉल डालते हैं पेट्रोल में, ब्लेंडिंग करते हैं, मतलब कि अगर हम 1 लीटर पेट्रोल ले, 100 रुपये का पेट्रोल ले, तो उसमें 85 रुपीज का होता है पेट्रोल और 15 रुपये का होता है इथेनॉल। तो मतलब तुमने पैसे किसके दिए? 85 पेट्रोल के ही दिए, 85% ही पेट्रोल के दिए। ओके, तो क्या हुआ सर, हमने इथेनॉल के 15% के भी पैसे दिए। हाँ दिए हैं, इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि तुम अगर ये इथेनॉल नहीं डालते तो तुम 100 रुपीज का पेट्रोल ही ले जाते, लेकिन इथेनॉल डाला है इसलिए तुमने उस डाला तो 100 का ही है, लेकिन उसमें 85 का पेट्रोल है और 15 का इथेनॉल है। तो मतलब पेट्रोल बच गया ना भाई, 15 रुपये का पेट्रोल बच गया। एक आदमी पे 15 रुपये का पेट्रोल बचता है, एक आदमी पे। ऐसे कितने हजारों लोग पेट्रोल भरवाते होंगे एक पेट्रोल पंप से एक दिन में, तो 15 करके 15,000 बच गए सर। हजार लोगों ने पुरवाया, फिल करवाया पेट्रोल, तो 15,000 बच गए या नहीं? 15,000 बच गए, मतलब 15,000 रुपये का पेट्रोल बच गया। 15,000 रुपये का क्या बच गया? पेट्रोल बच गया, अंडरस्टूड? और 15,000 रुपये का पेट्रोल मतलब अप्रोक्सीमेटली 150 लीटर ऑफ पेट्रोल बच गया। 150 लीटर पेट्रोल एक दिन में, सिर्फ एक दिन में 150 लीटर ऑफ पेट्रोल बच गया। सोचो एक दिन में, तो एक साल में कितना बचेगा? क्या किया हमने? थोड़ा सा 15% अल्कोहल मिला दिया। तो ये सब कर रहे हैं हम, इंडियन गवर्नमेंट अभी कर रही है। हम जो पेट्रोल भरवाते हैं वो पूरा का पूरा वो नहीं होता, उसमें ब्लेंडिंग होती है, तो इससे नेक्स्ट जनरेशन के लिए थोड़ा सेव होता जाता है, अंडरस्टूड? तो यही था हमारा पूरा चैप्टर, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, अंडरस्टूड? अच्छे से समझ में आ गया? ओके, पढ़ लेना और जो डाउट हो वो पूछ लेना फिर।